हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पाथ। सो अभी हमने एक पोल डाला था एंड उस पे वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स फॉर द बिहार स्पेशल। ठीक है। सो बिहार स्पेशल में सबसे पहले हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी करने वाले हैं। वी विल बी कवरिंग कंप्लीट ज्योग्राफी ऑफ बिहार थ्रू दिस वन वीडियो। इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो ये आपका पूरा जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन, आप किसी भी बिहार रिलेटेड एग्जाम में अपियर कर रहे हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। रीजन बीइंग, क्योंकि आप बिहार के एग्जाम में अपियर कर रहे हो तो बिहार स्पेशल चीजें, बिहार के ज्योग्राफी इन सारे उससे क्वेश्चंस आएंगे। एंड इट इज नॉट समथिंग जो कि आप रटाफाई कर सकते हो। ज्योग्राफी इज समथिंग जो कि आपको विजुलाइज करने की जरूरत है, बहुत सारे मैप्स के थ्रू पढ़ने की जरूरत है, और फिर जाके आपको समझ आता है। और आप विजुलाइज करके जब रखते हो ना तो वो एक एनग्रेन्ड हो जाता है आपके अंदर। तो हम यहाँ पे बहुत सारे मैप्स के थ्रू पढ़ेंगे इसको। हमने ऑलरेडी एक बार मतलब पढ़ा था, बट बिकॉज एट दैट टाइम द चैनल वॉज वेरी न्यू, तो उसकी रीच उतनी नहीं थी। कुछ बच्चों तक वो वीडियो पहुंची है, कुछ बच्चों तक नहीं पहुंची है। सो जिन्होंने ऑलरेडी इसे देखा हुआ है, सो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, या फिर यू कैन डायरेक्टली स्किप टू 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स के बाद जो लास्ट वाला पोर्शन है वो उसमें नहीं था, बट इस बार मैंने सोचा कि कंप्लीटली एक वन शॉट वीडियो रहेगी ताकि पूरा जो ज्योग्राफी वो एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। सो आप 60 मिनट्स के बाद देख सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप 2x पर देखते हुए जाएं, आपका रिविजन भी हो जाएगा एंड जो पार्ट 2 जो आने वाला था वो कंटिन्यूड रहेगा। ठीक है। एंड अगेन, बिकॉज नाउ यू नो कि अभी आपका एडीओ का एग्जाम जो है बहुत पास है। ठीक है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी पता चल चुका है हमें कि 15 जनवरी के बाद, बेसिकली मकर संक्रांति के बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके से मतलब आपके स्कूल्स अवेलेबल होते हैं, स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। बेस्ड ऑन दैट आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। सो इट्स हाई टाइम टू वाइंड अप योर सिलेबस। जो भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजों को अब कंप्लीशन पे लेके जाना है आपका। अब 80% सिलेबस अब तक हो जाना चाहिए। नाउ यू शुड बी ट्राइंग टू मूव ऑन टू रिविजन वाले पार्ट्स, या फिर करंट अफेयर्स जो है। इन सारी चीजों पे अब आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट 15 डेज, 10 to 15 डेज के अंदर, अगर किसी बच्चों का अभी तक नहीं हुआ है तो ट्राई करें नेक्स्ट एक वीक या 10 से 15 दिन, 15 डेज मैक्स। ठीक है। 15 दिसंबर तक एनी हाउ एट एनी कॉस्ट इसको खत्म कर ले। ठीक है। एक बार जो है सारी चीजें पढ़ ले, खत्म कर ले। मैथ्स एंड रीजनिंग काफी ज्यादा मतलब ऐसा है कि काफी जगह काफी लोगों ने कहीं एनरोल वगैरह भी किया होगा, मैथ्स एंड रीजनिंग नहीं कंप्लीट है। सो डोंट वेट कि मतलब कहीं पे कोई कोई चीज कंप्लीट होगी। मैथ्स एंड रीजनिंग का यहाँ पे आपको पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे पूरा सिलेबस अच्छे से होलिस्टिकली कवर करवा दिया गया है। यहाँ से आप पढ़ ले, सीख लें, और किरण पब्लिकेशन से प्रैक्टिस करें। बिकॉज सी अल्टीमेटली एग्जाम में आपको बैठना है, कहाँ सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, एग्जाम एक बार आ जाएगा। उसके बाद ये सारी चीजें ना मैटर नहीं करती। अल्टीमेटली फिर रिजल्ट मैटर करता है, क्या हुआ नहीं हुआ। नो बडी इज गोइंग टू लिसन कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, क्या हुआ था नहीं हुआ था। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अदर सीरीज एज वेल। तो वहां से आप रिविजन कर ले, पढ़ ले, खत्म कर ले सारी चीजें जो भी पेंडिंग है। साइंस में इस बार काफी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई है, स्पेशली इन केस ऑफ बायोलॉजी एंड फिजिक्स। सो एवरीथिंग हैज बिन कंप्लीटेड हियर। 6 to 10th यहाँ पे एनसीईआरटी है। ठीक है। केमिस्ट्री वाला पोर्शन थोड़ा रह रहा है, बट अभी वी आर फोकसिंग ऑन कि करंट अफेयर्स वगैरह पहले आपको करवा दें, उसके बाद ये केमिस्ट्री वाला भी हम कंप्लीट करवा देंगे। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट विद बिहार। पहले हम बिहार की बस आउटर चीजों को समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहली चीज, बिहार को गंगा जी जो है वो बीच से एकदम डिवाइड कर देती है। बीच से एकदम डिवाइड कर देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि 50 and 40 में, 50 and 50% में। इट इज अप्रोक्सीमेटली और 60% and 40%, कुछ इस तरीके से डिवाइड होती है। नॉर्थ बिहार का जो लैंड है वो ज्यादा है एंड साउथ बिहार का कम है। अब गंगा जी के ऊपर की जो लैंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ बिहार। और नीचे में जो है उसे हम लोग बोलेंगे साउथ बिहार। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज, अब आपका जो बिहार है उसका नॉर्थ से लेके जो साउथ वाला एक्सटेंट है टोटल, दैट इज हाउ मच?
इट इज इक्वल टू नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो टोटल एक्सटेंट है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है, लगभग 3200 किलोमीटर। उसी तरीके से बिहार का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 345 किलोमीटर्स। सिमिलरली बिहार का ईस्ट वेस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है, that is your, sorry, west east extent, that will be your 483 kilometers। and approximately अगर देखा जाए तो गंगा जी भी बिहार में इतने ही लेंथ के लिए फ्लो करती है। ठीक है, सो ये दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नॉर्थ बिहार हो गया, नॉर्थ बिहार के नीचे साउथ बिहार हो गया, गंगा जी जो है नॉर्थ और साउथ में बिहार को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। 60% लैंड ऊपर है, 40% लैंड नीचे है। फाइन। एंड नॉर्थ टू साउथ बिहार 345 किलोमीटर है, वेस्ट टू ईस्ट आपका कितना है, 483 किलोमीटर है। अब आपको बिहार के जो टिप्स है उनके कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखना है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स आर योर स्पेसिफिक पॉइंट्स जो कि आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे होते हैं, जिससे आपको एक्सटेंट पता चल रहा है बिहार का कितना है। सो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, और ये जो आपका गया का जो सदर्न मोस्ट टिप है, ठीक है, क्योंकि सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है, दैट इज योर गया। देख रहे हो, इसके नीचे बिहार कहीं भी नहीं है, ये इस पॉइंट के बाद बिहार खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान में कैसे रखोगे, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है इतना सारा हम फैक्ट जो है याद करके जाते हैं, और इसीलिए हम ऑप्शन इतने क्लोज उसमें होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। या तो फैक्ट को एज इट इज रट के जाओ, या तो फिर आप उसको रिलेट कर लो, कनेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कनेक्ट करके रखा है, हमें ये पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या है, वो झारखंड से पास होता है, राइट, वो बिहार से पास नहीं होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड कितना है, इट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, राइट। सो बिहार जो है कि लगभग उससे 1 डिग्री ऊपर से शुरू होता है, जो कि है आपका 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड। फाइन, इस तरीके से ध्यान रहेगा। मतलब अगर कोई भी वैल्यू आपका 23 से शुरू हो रहा होगा वो बिहार का नहीं हो सकता, क्योंकि 23 23.5 डिग्री जो है वो सब झारखंड में पड़ता है। 24 के ऊपर भी बहुत चले जाओगे तब भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिर आप कहीं यहाँ बीच में आ जाओगे। ठीक है, सो 24 डिग्री से जो वैल्यू स्टार्ट हो रही होगी वही होगा। ठीक है, एकदम बहुत ज्यादा ये आपको एक्यूरेसी के साथ रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं, इतना क्लोज ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा। आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि 24 डिग्री से बिहार जो है सदर्न पॉइंट जो है उसका स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज योर नॉर्दर्न पॉइंट। नॉर्दर्न पॉइंट, ये जो पूरा एक्सटेंट है ये लगभग है 3 डिग्री का। ठीक है, सो नॉर्दर्न पॉइंट विल बी योर 27 डिग्री 37 सेकेंड और 15 मिनट। ओके, नेक्स्ट विल बी योर वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट। अब इसको आप कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे ध्यान में रखोगे। सो आपको ये पता है जहां पे बिहार स्टार्ट होता है, बिहार से जस्ट थोड़ा सा पहले यहाँ पर क्या है आपका, वाराणसी। यस, यहाँ हमारा पड़ता है बनारस। ओके, प्यारा बनारस। और बनारस जो है, बनारस के से 100 किलोमीटर दूर लगभग थोड़ा सा इधर आपका क्या पड़ता है, मिर्जापुर पड़ता है। और जिनको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पता होगी उनको ये भी पता होगा कि जो हम इंडिया में टाइम देखते हैं जो लंदन से 5.5 घंटा आगे चलता है, वो टाइम का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मरीडियन जो है, इट पासिस थ्रू योर मिर्जापुर। ठीक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मरीडियन जो है, आईएसटी जिसे हम कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, विच इज योर इक्वल टू जीएमटी प्लस 5.5 घंटा। ठीक है, अब ये 5.5 घंटा क्यों होता है ना, इसका भी एक लॉजिक है। ठीक है, तो ये जो आईएसटी जो है इट पासिस थ्रू योर मिर्जापुर, और इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, इसका लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट। वाई ईस्ट, वाई नॉट वेस्ट, ये तो बिहार के वेस्ट में है। तो इसका देखो सिंपल सा यही आंसर है, ये आपका पूरा हो गया। अर्थ, अर्थ में क्या है, हम हमारे पास इक्वेटर तो हमें पता है कि ये अर्थ के बीचों बीच से, पहली चीज तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स दोनों ही आपके क्या है, दीज आर योर इमेजिनरी लाइन।
ये एक्चुअली में कहीं पे अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दीज ऑल आर योर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, ये कहीं अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमने हमारे कन्वीनियंट के लिए बना लिया है ताकि हम डिस्टेंसेस को मेजर कर पाए, ताकि हम टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है इन सारी चीजों को स्टडी कर पाए। तो दिस इमेजिनरी लाइन दीज इमेजिनरी लाइंस हैव बीन क्रिएटेड फॉर आर ईज। ठीक है, नथिंग एल्स, इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। फाइन। अब हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है, लॉन्ग मतलब क्या हो गया, जो चीजें लंबी लंबी हैं। ठीक है, सो इस तरीके से लंबी लंबी जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक लाइंस जो है कनेक्ट होती है। ठीक है, और एक हो गया हमारे लैटिट्यूड, जैसे 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है और ये पूरा आपका यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा। फाइन, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से ये यहाँ तक आएगा साउथ पोल तक और यहाँ पे आएगा नॉर्थ पोल तक। उसके बाद अब ये जो आपका अर्थ है, अब आप पूछोगे कि लॉन्गिट्यूड में हमने 0 डिग्री किसको माना है, फिर यहीं से हमारा क्वेश्चन आता है किसका, कि जीएमटी क्या है, व्हाट इज ग्रीनविच टाइम मरीडियन। सो ग्रीनविच टाइम मरीडियन जो है ये वो पॉइंट है जिसको कि हमने लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री मान के रखा है। ठीक है, इट पासिस थ्रू योर लंदन, ये लंदन है यहाँ पे, लंदन से पास होता है और इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीनविच मेरिडियन। इसी मरीडियन के रिस्पेक्ट में हम लोग ईस्ट और वेस्ट डिसाइड करते हैं। जितना भी पार्ट आपके इसके राइट साइड पर है, दिस विल बी नोन एज योर ईस्ट, और जितना भी वेस्ट पर है उसे हम वेस्ट से रेफर करेंगे। सपोज करो यहाँ से 0 डिग्री से आप अब 1 डिग्री पे आ गए, तो दिस विल बिकम 1 डिग्री ईस्ट एंड दिस विल बिकम 1 डिग्री वेस्ट। हमारा इंडिया लंदन से कहाँ पे पड़ता है, सो हमारा इंडिया जो है वो ईस्ट में पड़ता है ग्रीनविच मरीडियन के, इसीलिए हम इसे क्या लेते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इसको हम लोग इसीलिए 82.5 डिग्री ईस्ट लेते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है ये मिर्जापुर से पास होता है। मिर्जापुर से, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मिर्जापुर से पास होता है, पूरे मिर्जापुर वाला जो पूरा आपका लेंथ है इंडिया का, मिर्जापुर से होते वो नीचे नीचे भी जाता है, बट हमने बाई कन्वेंशन ले रखा है कि अरे इसका जो मेन सारा सिस्टम जो ऑफिस है सारी चीजें हैं दैट इज लोकेटेड इन मिर्जापुर। और पूरे हमारे कंट्री का एक टाइम जोन है, एक टाइम हम लोग यूज करते हैं, चाहे आप कश्मीर में हो चाहे आप कन्याकुमारी में हो। ऐसा नहीं होता है कि दिन हो रही है रात हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है वर्ल्ड में जिसके पास एक से ज्यादा टाइम जोन है, जैसे कि सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला कौन है, फ्रांस है। रशिया आ रहा होगा दिमाग में कि रशिया इतना बड़ा है, बट इट्स फ्रांस, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, चलो, ये सारी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पर जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे मिर्जापुर है तो मिर्जापुर से ये क्योंकि दूर है तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा तो बढ़ेगा। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपका 83 डिग्री से। 83 डिग्री 19 मिनट्स और 50 सेकेंड। अब देख रहे हो आप कनेक्शन, यहाँ पे आपको 23 डिग्री पता है, 23 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ो 24 डिग्री, 3 डिग्री का गैप है, खत्म बात। अब यहाँ पे आपको पता है कि अच्छा मिर्जापुर है वो 82.5 डिग्री पे था, तो ये लगभग कुछ 83 डिग्री से ही स्टार्ट होगा। और इसका एक्सटेंट कितना है पूरा, तो ये पूरा 5 डिग्री का है, तो यहाँ तक आते आते कितना चला जाता है, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। अब जो है आप इन फैक्ट्स को लेके कभी कंफ्यूज नहीं होगे, आप ऑप्शन में आराम से एलिमिनेट कर लोगे, आराम से आंसर मार्क कर लोगे। फाइन। नेक्स्ट जो है आपका आएगा, सबसे पहली चीज, आप जिस स्टेट के बारे में एग्जाम देने जा रहे हो उसके बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। आपको ये एक एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज, अच्छा एक चीज मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे ध्यान देना, जो बिहार का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग बिहार का जो पॉपुलेशन है ये थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, यूपी में, फिर महाराष्ट्र में और फिर बिहार में है। ओके, टेरिटरी वाइज, एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें तो एरिया वाइज बिहार का टेरिटरी कितना एरिया है, लगभग आपका ये 94,000 कुछ कुछ स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, लगभग ये 94,000
समथिंग समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। दैट इज द एरिया, टोटल एरिया ऑफ द बिहार। और पूरे इंडिया में बिहार की एरिया की कितनी पोजीशन है? कौन सी पोजीशन है बिहार के एरिया की? 12th पोजीशन है, ठीक है। इट इज द 12th लार्जेस्ट स्टेट इन आवर कंट्री, ठीक है। ये जो वैल्यू है इट इज 163, 94163। मुझे 94,000 हमेशा याद रहता है, ये वाली वैल्यू मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। सो 94,163 अप्रोक्सीमेटली याद रख लो कि 94 94,000 है। और 200 के अंदर अंदर कोई वैल्यू है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे अगर कई बार ऐसा होता है कि 94 के बाद आपको क्लोज क्लोज वैल्यू दे दी जाएगी, 500 ये, 600 ये, 700 ये, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर दैट इट इज समथिंग बिटवीन 100 टू 200, इतना आपको रफली आइडिया होना चाहिए, ठीक है। दैट इज गुड। नेक्स्ट इज योर बॉर्डरिंग स्टेट्स, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, सॉरी। सो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर से शेयर करने के लिए हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स कैसे याद रखा जाता है? तीन तीन करके याद कर लो। पहले ये बीच में याद रखना कि मधुबनी है, फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। ये 7 डिस्ट्रिक्ट कैसे याद रहेंगे? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, बीच में मधुबनी और लास्ट में सुपौल, अररिया, किशनगंज। इस तरीके से ये 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो कि नेपाल से लगते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे आपको टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे? 8 डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसको रिमेंबर कैसे करना है? वेरी सिंपल। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, इन चारों को एक सीक्वेंस में यहां तक याद रखना, क्योंकि यहीं से गंगा जी जो है वो एंटर करती है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से गंगा जी जो है एंटर करती है। तो ऊपर के 4 और यहाँ पे नीचे के 4, इस तरीके से हो जाते हैं आपके 8 डिस्ट्रिक्ट। तो ऊपर के 4 डिस्ट्रिक्ट कौन हो गए? एक बार रिकॉल करो, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है। नीचे के 4 डिस्ट्रिक्ट कौन हो गए? बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास। अच्छा, अब ये देखो ये रोहतास कैसे टच करता है, बहुत पतला सा। ये देखो ये जो एरिया है ना यहाँ का, अगर गौर फरमाओगे इस एरिया पे, तो ये बॉर्डर शेयर करता है आपका यूपी के साथ। अदरवाइज पूरा बॉर्डर कौन शेयर करता है प्रॉपरली? कैमूर। तो ये यहाँ पे कैच है, रोहतास को मत भूल जाना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। सो देर आर टोटल यूपी में 8 डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उन 8 डिस्ट्रिक्ट के नाम ऊपर के 4 और नीचे के 4 इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड। झारखंड के साथ भी हमारे पास 8 डिस्ट्रिक्ट है। 8 डिस्ट्रिक्ट कैसे याद रखोगे? यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे आपका कैमूर जो है इट इज नॉट शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ झारखंड। इसमें सिंपल है, अगेन रोहतास, औरंगाबाद, गया, ठीक है। फिर बीच में नवादा हो गया, जमुई, बांका, भागलपुर, और लास्ट में एक याद रखना कि एक और है कटिहार, ठीक है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, बीच में आ गया नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, और लास्ट में हो गया आपका कटिहार। सिंपल। 8 डिस्ट्रिक्ट कैसे याद रखने हैं? पहले 7 याद रखो और लास्ट में एक कटिहार याद रख लेना, तो ज्यादा आसान होता है। या फिर अगर आपको जो भी सूट करे, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। नेक्स्ट विल बी योर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। वेस्ट बंगाल से शेयर करने के लिए वी ओनली हैव 3 डिस्ट्रिक्ट्स विच आर योर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। यही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब हमारे पास क्या है? वी हैव इन टोटल 9 डिविजन्स। 9 डिविजन कैसे ध्यान में रखना है? ये देखो यहाँ ना, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ से आपकी आती है, कौन सी नदी आती है? गंडक, ठीक है। ये गंडक जो है ये आपकी नेपाल से बहते हुए इस तरीके से आती है। यहाँ से अगर आपको पता हो तो यहाँ से कौन सी नदी आती है? घाघरा, ठीक है। घाघरा यहाँ से आती है और आके फिर गंगा में मिलती है। और इस तरीके से यहाँ से कौन, वाराणसी से ऐसे आके बक्सर में घुसते हुए ऐसे कौन सी नदी बहती है? तो ये बहती है आपकी गंगा जी। तो डिस्ट्रिक्ट्स भी लगभग जो है डिवीजन में उसी तरीके से डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला डिवीजन जो है ये हो गया आपका, ये अलग से दिख के आ रहा है, ठीक है, गोपालगंज, सिवान, सारण, ये हो गया आपका एक डिवीजन। दूसरा है, अच्छा इस डिवीजन का नाम क्या है? तो इसका डिवीजन का नाम है सारण डिवीजन, ठीक है। इस पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन को बोलते हैं हम लोग सारण डिवीजन।
नेक्स्ट आता है आपका वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ठीक है। और बीच में एक छोटा सा शिवहर है जो कि सैंडविच की तरह बना हुआ है। ठीक है, बीच में ये देख रहे हो, ईस्ट चंपारण से भी पास है, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर तीनों के बीच में से चपटा सा बन गया, सैंडविच हो चुका है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, ये हमने नेपाल के लिए याद किया ही था। बस ध्यान रखना है कि मुजफ्फरपुर और उसके नीचे वैशाली है। फाइन। नेक्स्ट कम्स योर, अच्छा इस डिवीजन को बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं तिरहुत डिवीजन। ये पूरा जो है ये है हमारा तिरहुत डिवीजन। इसी तिरहुत डिवीजन में हमारे गांधी जी आए थे ना, तिरहुत डिवीजन में आए थे, परमिशन लिया था, चंपारण सत्याग्रह और ये सारी चीजें, राइट। तो दिस होल इज नोन एज योर तिरहुत डिवीजन। नेक्स्ट कम्स योर मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, तीन ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग दरभंगा डिवीजन। ठीक है। मधुबनी, ऊपर मधुबनी है, ये तो हमने पढ़ लिया नेपाल के द्वारा। ठीक है, उसके नीचे आपको बस ध्यान रखना है कि मधुबनी के नीचे कौन है, दरभंगा, और उसके नीचे समस्तीपुर। सिमिलरली आप इधर आ सकते हो, कोने में सबसे कॉर्नर में आ जाओ, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार हमें पता है किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल के साथ। साथ में किसके, अररिया घुस गया है। ये चारों मिलके कौन सा डिवीजन बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका पूर्णिया डिवीजन। ठीक है, ये पूरा चारों मिलके पूर्णिया डिवीजन बनाते हैं। अच्छा, सबसे छोटा और सबसे प्यारा डिवीजन है हमारा प्यारा भागलपुर और बांका। इसमें सिर्फ दो ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि है आपके भागलपुर एंड बांका। क्लियर है? ओके। अब हमने सुपौल को डिवीजन को क्यों छोड़ दिया, इसको भागलपुर और बांका वाले डिवीजन को बोलते हैं हम भागलपुर डिवीजन। पीपीएससी के पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व किए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन। ठीक है। टोटल हमारे पास कितने डिविजन है, इन टोटल वी हैव 9 डिविजन। ठीक है, टोटल हमारा जो बिहार है वो 9 डिविजन में डिवाइडेड है। हमने डिस्कस कर लिया सबसे छोटा वाला डिवीजन कौन सा है, भागलपुर एंड बांका। आपको मुझे ये बताना है कि सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फाइन। ये हो गया आपका सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। सुपौल सहरसा देखो, जब भी आप मुंह पे नाम लोगे ना तो वो साथ में ही नाम आता है, सुपौल सहरसा सुपौल। ठीक है, साथ में आप ध्यान दे देना मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा। तो ये हो गया आपका कोसी डिवीजन। अब ऊपर के सारे डिविजन हो गए, इधर भागलपुर भी हो गया। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, ये जितना भी रेड वाला है ये है आपका पटना डिवीजन। पटना डिवीजन में क्या होगा, आपको अगर ये ध्यान हो तो यहाँ से जो है हमारी सोन नदी बहती है और आके गंगा जी में जुड़ जाती है। ठीक है। तो ये जो चार डिस्ट्रिक्ट है ना, ये से एकदम अलग से निकले हुए रहते हैं, ये हमेशा ये जो चार डिस्ट्रिक्ट है ना ये अलग से ही दिखेंगे आपको, क्योंकि यहाँ से नदी बहती है तो ये से अलग कर देती है। बट इन चारों को ले लो और साथ में पटना और नालंदा, इसको ले लोगे तो आपका बन जाएगा पटना डिवीजन। क्योंकि आप पटना डिवीजन में पटना को ही नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा, राइट। सो पटना प्लस ये चारों, और इसने बोला कि चलो भाई बिहार शरीफ को भी ले ही लेते हैं, बगल में है। ठीक है। सो इसको बोलते हैं, इस पूरे को बोलेंगे हम लोग पटना डिवीजन। फाइन। अब नीचे जितना भी बच गया आपका सोन के इस पार वाला, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आपको मगधी बोली जाती है, राइट। तो इसको अगर आप देखोगे ना, इस एरिया में आपको भोजपुरी मिलेगी सोन के इस पार। ठीक है। सोन के इस तरफ आपको थोड़ा मगही मगही बोलते हैं, मगधी नहीं मगही बोलते हैं लोग लोकल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो है लोग मगही बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग मगध डिवीजन। और लास्ट डिवीजन हो गया आपका जितना भी यहाँ पे बचा, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय। ये देखो ये सराय सराय साथ में रहता है हमेशा। ठीक है, बेगूसराय, लखीसराय, बीच से इन दोनों की गंगा जी निकल के जाती है। बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, इसको ऐसे याद रखना, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर और शेखपुरा, जमुई, ये हो जाते हैं आपके मुंगेर डिवीजन। ठीक है, 9 डिवीजन सारे क्लियर है। कैसे याद रखना है ये भी बता ही दिया है। एक बार इसको इस तरीके से रिकॉल करने की कोशिश करना, 3-4 बार अगर आप इसे कर लोगे तो ऐसा होगा कि आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है। नाउ कम्स द फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ बिहार। अब जो हमारा पूरा बिहार है इसको हम 3 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, हम ये बोल सकते हैं कि जो ऊपर है, क्योंकि हमारे हिमालय है, हमें पता है कि पहले हमारे ट्रांस हिमालयाज होते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालयाज कहाँ पर है, तो वो आपका जे एंड के ऊपर है।
जास्कर हो गया, लद्दाख हो गया, ये सारे रेंजेस जो है ट्रांस हिमालयस के पार्ट है। उसके बाद होते हैं हमारे पास कौन से हिमालयस? आउटर हिमालयस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिमाद्री। ठीक है। फिर हमारे पास होता है हिमाचल, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिडिल हिमालयस। और फिर हमारे पास होते हैं लोअर हिमालयस। अच्छा, ये आउटर नहीं से बोलते हैं हम लोग, इनर हिमालयस। आउटर तो लोअर वाले को बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे बाहर की साइड जो हिमालयस होते हैं, दे आर नोन एज योर आउटर हिमालयस, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग शिवालिक। जो सबसे नीचे वाली रेंज है, जो कि हमारी कहाँ तक आ जाती है? उत्तराखंड तक आ जाती है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे एक बार क्लियरली लिख लेते हैं। पहले हो गया आपका ट्रांस हिमालयस, देन क्या आता है? हिमाद्री, फिर आता है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश वाला रीजन जो है उसे हिमाचल ही बोलते हैं हिमालयस के टर्म्स में। और उसके बाद आते हैं हमारे पास शिवालिक्स। ठीक है, क्योंकि आउटर और लेसर के चक्कर में ना कंफ्यूज मत हो जाना। ये इनर और आउटर में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बट इनर मतलब जो अंदर की साइड है, जो मतलब हिमालयाज जो है, जो अंदर की साइड वाले जो हिमालयाज है उसकी बात चलती है। और आउटर मतलब जो बाहर की साइड है, जिसके बाद आपका प्लेन स्टार्ट हो जाता है। इनर मतलब जो कि ट्रांस हिमालयस के पास है, उसे बोलते हैं हम इनर हिमालयस। तो ट्रांस हिमालयस के पास कौन है? हिमाद्री है, इसलिए हम उसे इनर हिमालयस बोलते हैं। और शिवालिक्स क्या है? ये बाहर की साइड है। अगर शिवालिक्स के बाद आप देखोगे तो हरिद्वार स्टार्ट हो जाता है, आपकी गंगा प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं, इसीलिए शिवालिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर हिमालयस बोलते हैं। यहाँ पे अभी भी आपकी फोल्डिंग वगैरह बढ़िया तरीके से चल रही है और ये अनस्टेबल है। इसलिए आप देखोगे कि जो भूस्खलन वगैरह होता है, ये उत्तराखंड में, हिमाचल में सबसे ज्यादा होता है। आप नहीं सुनोगे कि लद्दाख में भूस्खलन हो गया, लेह में भूस्खलन हो गया। वहां के जो हिमालयस है वो स्टेबल है, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं। ये शिवालिक्स वाले क्या है? प्लेट जो है अभी भी फोल्ड हो रहा है, उसकी वजह से बने हुए हैं। ठीक है, ये थोड़े नए हिमालयस है। जो शिवालिक्स है, ये क्या है? नए हिमालयस है। क्योंकि ये हिमालयस बने कैसे हैं? आपका यूरेशियन प्लेट था, और यहाँ से आपका अफ्रीका से टूटकर इंडिया प्लेट जो है ऐसे ऐसे मूव होते हुए आया। अब ये प्लेट क्या हुआ? इसके अंदर घुसने लगा है। और जब कोई चीज, जब हम चद्दर को ऐसे जबरदस्ती उसके ऊपर हाथ ऐसे स्लिप करवाते हैं, तो क्या होता है? चद्दर में सिलवटें आ जाती है। उसी तरीके से जब आप यहाँ पे दो हार्ड मटेरियल्स को एक दूसरे की तरफ फोर्स करोगे, तो उससे क्या होगा? उसमें सिलवटें आ जाएंगी। वही सिलवटें हमारी हिमालयाज हैं। इसीलिए हम इन हिमालयाज को क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब दीज आर यंग, और ये धीरे धीरे फोल्ड होते होते बन रहा है। ठीक है, जैसे चद्दर पे सिलवटें पड़ जाती है, फोल्ड आ जाती हैं, उस तरीके से ये बन रहा है। अब बिहार का क्या है? बिहार इज फॉर्चुनेट इनफ, क्योंकि अगर आपको पता हो, बिहार के जस्ट ऊपर क्या है? नेपाल। नेपाल में आपके हिमालयाज है, नेपाल में आपके हाईएस्ट पीक है, नेपाल में आपका माउंट एवरेस्ट है। अब उसके नीचे 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 होते होते आते हैं तो शिवालिक हो गया। बिहार का सारा एरिया आपका किस में पड़ता है? इट फॉल्स अंडर प्लेन्स। गंगा जी इसमें प्यार से बहती है। यहाँ पे सारा मतलब फर्टाइल भूमि है हमारे पास। हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं। थोड़ा सा हमें और बूस्ट करना है, एग्रीकल्चर वगैरह ढंग से करना है, तो चीजें अच्छी हो सकती है। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमारा लैंड फर्टाइल है, पानी बढ़िया है, सारी चीजें अच्छी है। ठीक है। अब क्या होता है? क्योंकि नेपाल में आपके हिमालयाज हैं, उसकी जो नीचे नीचे के पार्ट्स होते हैं, जो लोअर आपके हिमालयाज है, जो लेसर हिमालयाज है, जो आउटर हिमालयाज है, उसका कुछ हिस्सा जो है वो बिहार में आ जाता है। ठीक है। और वो जो कुछ हिस्सा है वो हमारा मिलता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है। इसी वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, इन्हीं हिमालयस के अंदर आपका एक टाइगर रिजर्व भी है, जिसको हम लोग कहते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अच्छा, इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पे इसी साल क्वेश्चन आया था 71st के प्रीलिम्स में। वेरी सिंपल, वेस्ट चंपारण में है। फाइन। अब ये जो शिवालिक्स है, ठीक है, इन शिवालिक्स में आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट, इस शिवालिक्स में आपका सोमेश्वर रेंज प्रेजेंट है। व्हाट इज रेंज? हम रेंज किसको बोलते हैं?
हम सोमेश्वर रेंज क्यों बोल रहे हैं, पीक क्यों नहीं बोल रहे हैं? माउंट एवरेस्ट को हम पीक क्यों बोलते हैं? ठीक है। हम बाकी किसी चीज को जैसे हम बोल रहे हैं, अगर आप उत्तराखंड जाओगे ना, आपको वहां बोलेगा उखीमठ रेंज। फिर अगर आप देखोगे तो नंदा देवी को हम पीक बोलते हैं। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द पीक एंड द रेंज? सो रेंज जो होता है आपका, ये आपका चेन ऑफ माउंटेन होता है। ठीक है। चेन ऑफ माउंटेन मतलब कंटिन्यूअस ऐसे 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 चेन की तरह एक दूसरे से लग के माउंटेन होगा। ठीक है, सेपरेट नहीं होता एक दूसरे से। पीक किसको बोलते हैं? आप इसमें से आपका कोई एक ऐसा पीक होगा जो कि बहुत ऊंचा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पीक, और उसका हम अलग से नाम रख देते हैं कि अच्छा ये फलाना पीक है, अच्छा ये ढिमकाना पीक है। जैसे आप केदारनाथ जाओगे तो केदारनाथ के पीछे आपको केदारनाथ पीक दिखेगा। आप कहीं और जाओगे, पहाड़ों में कहीं भी घूमने जाओगे, तो आपको उसके पीछे वो पीक दिखेगा जहां पे कि वो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस रेंज का, उसे हम पीक बोलते हैं। हिमालयन पूरा एक रेंज है, हिमालय के जो माउंटेन्स हैं वो आपका जम्मू कश्मीर से शुरू होते हैं और अरुणाचल प्रदेश में जाके खत्म होते हैं। वो पूरा कंटिन्यूअस रेंज है। ठीक है। उसमें आपके छोटे छोटे बहुत सारे पीक्स हैं, जैसे कि उसका हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, कंचनजंगा है, उसके बाद आपके नंदा देवी पीक्स हैं। ये सब क्या है? ये एक छोटे छोटे आपके, उसके छोटे छोटे नहीं, काफी ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं इनफैक्ट। ठीक है। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि छोटे एरिया में उसका जो एक आपका पीक होता है, जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसको हम लोग पीक बोलते हैं, और जो कंटिन्यूअस माउंटेन होता है दैट इज नोन एज योर रेंज। एंडीज है। एंडीज कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। रॉकीज कहाँ पर है? आप कमेंट करके बताना कि रॉकीज कहाँ पर है। ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट रेंजेस। एल्प्स है हमारे पास। ठीक है। वर्ल्ड में भी हमारे पास अलग अलग रेंजेस है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पीक्स होते हैं। उन पीक्स पे हम चढ़ाई करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, और उस पीक्स पे हम अपना रिकॉर्ड बनाते हैं। फाइन। सो सिमिलरली सोमेश्वर जो है यहाँ पे एक रेंज है, और सोमेश्वर रेंज का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? सोमेश्वर रेंज का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। फाइन। नेक्स्ट इज, अब जब भी आप देखोगे ना, तो शिवालिक्स जो है, शिवालिक जो है उसे हम क्या बोलते हैं? लेसर हिमालयास। इन लेसर हिमालयास के बाद में आपके पास क्या आता है? इसकी कुछ मिट्टी, कुछ ग्रेवल्स और ये सारी चीजें ना आके इधर वैलीज में इकट्ठा हो जाती है और थोड़ा सा फ्लैट और प्लेन लैंड बना देती है। जैसे कि अगर आप देहरादून जाओगे, देहरादून जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा दून है। ठीक है। दून है, क्यों दून है? देहरादून के ऊपर आपको मिलेगा मनाली, और देहरादून क्या है? इट इट फॉल्स अंडर द वैली, वैली के अंदर है। ठीक है। वैली के बाद भी लेकिन पहाड़ है। ठीक है। ये जो देहरादून है, देहरादून भी पहाड़ के ऊपर है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी सी वैली है जो कि अच्छा खासा फ्लैट हो चुकी है। किस वजह से? ग्रेवल्स की वजह से, ऊपर से जो पत्थर टूट टूट के आए उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फ्लैट हो चुकी है। ठीक है। और उसके बाद आपको हल्का सा शिवालिक वापस दिखेगा, थोड़ा से पहाड़ और दिखेंगे। जैसे कि आप कभी देहरादून जाओ, ठीक है, देहरादून आप जाओगे ना तो आपका पहाड़ पहाड़ स्टार्ट हो जाएगा, हरिद्वार के बाद ही आपका पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है। उसके बाद थोड़ा सा आपका देहरादून आता है फ्लैट रीजन, और फिर आपका पहाड़ शुरू हो जाते हैं, मसूरी, मसूरी के आगे आपका धनौल्टी, टहरी, ठीक है, उत्तरकाशी, चक्राता, ये सब आपके प्रॉपर पहाड़ के हिल स्टेशन है। ये सारे हिल स्टेशन आपके प्रॉपर वाले स्टार्ट हो जाते हैं, और इसीलिए उसके आगे आपकी ट्रेन नहीं जा पाती है। ठीक है। अगर आप यहाँ से कभी देहरादून जाओगे तो आपको सिर्फ देहरादून तक की ट्रेन मिलेगी। ठीक है। और देहरादून के आगे दून क्यों लगा है? क्योंकि इट इज अ दून, ग्रेवल से बना हुआ वो दून है। तो इसी तरीके से हमारे पास ना बिहार में भी रामनगर दून है। ठीक है। वी हैव रामनगर दून, ये आपने पढ़ा होगा। अच्छा, अब ये रामनगर दून कैसे है? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारे पास सोमेश्वर रेंज है। सोमेश्वर रेंज के अगर आपको नीचे जो देखोगे, ये पूरा शिवालिक्स है, यहाँ पे आपको दून मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे एक जगह भी है जिसका नाम है रामनगर, और यहीं पे हमारा बन जाता है रामनगर दून। इंडिया का लार्जेस्ट दून कौन सा है? देहरादून है। यहाँ पे बिहार में हमारे पास कौन सा दून है? तो हमारे पास रामनगर दून है। अब क्या होता है, जब आप मसूरी जाओगे, जब आप देहरादून जाओगे,
तो वहां पे वो दून है, फिर भी उसका कोई हाईएस्ट पॉइंट होगा। कहीं तो एक ऐसी जगह होगी जहां पे आप बोलोगे कि अच्छा ये सबसे ऊंचा पॉइंट है इस पूरे दून का। तो उसी तरह रामनगर दून के ऊपर आपके पास इसका एक हाईएस्ट पॉइंट है, रामनगर दून का। रामनगर दून के हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं संतपुर। प्रीवियस ईयर में ये कई बार पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रामनगर दून। कई बार क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिहार, पूरे बिहार का अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो वो हमारे ये सोमेश्वर के पहाड़ होंगे। ये सोमेश्वर रेंज जो है, सोमेश्वर हिल्स हिल्स नहीं बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, क्योंकि वो हाई है। हिल्स किसको बोलते हैं? छोटे छोटे पहाड़ों को हिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो सोमेश्वर रेंज है दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन बिहार। उसके नीचे क्या फॉल करता है? दून, रामनगर दून है। उत्तराखंड के पास देहरादून है, हमारे पास रामनगर दून है। ठीक है, बिहार के पास भी दून है। ठीक है, सो रामनगर दून है। रामनगर दून पे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो संतपुर है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो आपका दून होता है और ये जो आपका आगे जाके जो शिवालिक स्टार्ट हो जाता है अगेन, इन दोनों के बीच में जो वैली होती है, ये वैली जो है, इस वैली का क्या नाम है? जैसे यहाँ पे ना ये हरहरा दून कुछ करके वैली है, नहीं, हर की दून कुछ करके जगह है उत्तराखंड में, ये उसकी फोटो है। ठीक है, इससे बहुत रिलेट मत करना क्योंकि बिहार का जो टेरेन है वो अलग है, उत्तराखंड प्रॉपर पहाड़ है। फाइन, बट सोमेश्वर रेंज जो आपका एक सेकेंड, जो आपका सोमेश्वर रेंज है और आपका जो रामनगर दून है, इन दोनों के बीच में एक जो वैली है, वैली क्या होती है? वैली एक नीचे वाली जगह होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जो है इसको हम क्या बोलते हैं? वैली होती है। तो राम जो आपका सोमेश्वर रेंज है और जो आपका रामनगर दून है, इसके बीच की जो आपकी वैली है, इस वैली को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं दून वैली या फिर हरहरा रिवर वैली। ठीक है, हरहरा रिवर वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर से हरहरा नदी जो है वो बहते जाती है। ठीक है, सो दिस इज योर दून वैली या हरहरा रिवर वैली। किसके बीच में है ये दोनों? इट फॉल्स बिटवीन द सोमेश्वर रेंज और रामनगर दून के बीच में ये फॉल करता है। और रामनगर दून का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? संतपुर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर बिहार में रिवर्स। ठीक है, बिहार में आपके ना, बिहार इज ब्लेस्ड विथ लॉट्स ऑफ रिवर एंड वाटर रिसोर्सेज, एंड ब्लेस होने के साथ साथ थोड़ा दुख और दर्द भी मिलता है लोगों को। सो हमारे पास भी है दुख और दर्द, और आप सबको पता होगा कि बिहार का दुख और दर्द और कुछ भी नहीं है, कोसी नदी हमारा दुख और दर्द है। सो कोसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बिहार। क्यों बोलते हैं इसे सौरो ऑफ बिहार? क्योंकि इसका जो पाथवे है, ये जो ट्रैक फॉलो करती है बहते टाइम, कुछ फिक्स नहीं है, कभी कहीं से बह जाती है, कभी कहीं से बह जाती है। ठीक है, इसका ऐसा नहीं है कि इसका जो एक फिक्स चैनल है कि अच्छा भाई गंगा नदी इसी रास्ते से बहती है तो हमेशा इस पानी बढ़ेगा तो यहीं बढ़ेगा, यही सारी चीजें होगा। कोसी नदी में ना हमेशा फ्लड आते रहता है, हमेशा बाढ़ आते रहेगा, किसी ना किसी वजह से इधर हमेशा आपको क्या मिलने वाला है? बाढ़, बाढ़ जैसी चीजें और बाढ़ ही मिलने वाली है। ठीक है, और ये बताओ आप, कोसी नदी जो है वो बहती कहाँ से है, निकल के कहाँ से आती है? तो कोसी नदी जो है वो कहाँ से बहती है? ये आपकी बहती है नेपाल से बहते हुए आती है। इनफैक्ट ये जो आपका कमला हो गया, बागमती हो गया, गंडक हो गया, ये सारी नदियों का जो स्रोत है, जो इसका स्रोत है वो कहाँ है? जिसका जो सोर्स है दैट फॉल्स इन नेपाल। ये नेपाल में अलग अलग पहाड़ है, कोई महाभारत रेंज से, कोई अलग अलग पहाड़ों से, कोई कंचनजंगा के नीचे से निकलते हुए आती है। तो क्योंकि नेपाल में पहाड़, हिमालयज हैं, और हिमालयज में क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं। ठीक है, अभी जैसे नेपाल का एक ग्लेशियर न्यूज में था, याला ग्लेशियर। ठीक है, याला ग्लेशियर जो है वो आपका डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, पूरा उसका पानी खत्म हो चुका है, राइट। सो नेपाल में अभी भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्लेशियर्स की वजह से हमारी अलग अलग नदियों को पानी मिलता है। तो ये जितनी भी नदियां हैं ये आपकी नेपाल से आती हैं। फाइन, महानंदा कहाँ से आती है? ये आपकी सिक्किम से आती है। ठीक है, जो आपका सिक्किम में पहाड़ है उसके नीचे से ये आपकी महानंदा नदी आती है।
आपको बस ये ध्यान रखना है, बहुत बेसिक ध्यान रखना है एडीओ के लिए, कि ये नदियां आपकी कौन सा प्लेन बनाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, और इस इन ये जो नदियां हैं ये आपकी गंगा से कहाँ पर मिलती है। जैसे कि जो मेन गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, दो आ रही, और एक गंडक हो गया, एक आपका घाघरा हो गया, एक आपका सोन हो गया, और एक आपका हो गया महानंदा। ठीक है, ये कुछ तीन चार नदियां हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये गंगा जी में कहाँ पे मिलती है। सो घाघरा जो है ये मिलती है आपकी छपरा में। सोन मिलती है आपकी यहाँ पे कौन सी जगह है, मनेर। मनेर एक जगह है पटना में, यहाँ पे आपके जो पीर बाबा है मनेरी चिश्ती, उनकी भी पूजा होती है। ठीक है, सो मनेर में जो है सोन नदी आके गंगा जी से मिलती है। गंडक कहाँ पे मिलती है, तो गंडक जहां पर मिलती है वहां पे एक अच्छा खासा मेला लगता है। ठीक है, सोनपुर का मेला लगता है, सोनपुर फेयर का मेला लगता है। तो गंडक जो है ये लगभग वैशाली में आके आपकी गंगा जी से मिल जाती है। कोसी को आप ऐसे याद रखना कि कोसी कुर्सेला। ठीक है, कोसी जो है ये कहाँ पे आके मिलती है, गंगा जी में, कुर्सेला में। और महानंदा को आपको कैसे याद रखना है, महानंदा से मनिहारी। ठीक है, तो ये कुछ आपके लोकेशंस हैं जहां पर कि ये आपकी कुछ मेजर रिवर्स है, वो आके गंगा जी में मिल जाती है। इसके अलावा आपके पास और भी चीजें हैं इसमें याद रखने के लिए। पॉइंट नंबर वन, गंडक को नेपाल में हम लोग क्या बोलते हैं, गंडक को नेपाल में नारायणी बोला जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये 69 बीपीएससी में शायद पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज नारायणी। ठीक है, ऑप्शन खैर उसमें बहुत गजब के दिए हुए थे, बहुत आसान ऑप्शन दिए हुए थे, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बूढ़ी गंडक। अच्छा, एक ऐसी नदी बताओ जो कि बिहार में ओरिजिनेट करती है, जो बिहार में शुरू होती है और फिर जाके आपकी बागमती से या किसी और नदी से जाके मिल जाती है, लेकिन वो चालू होती है बिहार में, वो नेपाल से नहीं बह के आती है। वो है हमारी बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है ये आपकी निकलती है सोमेश्वर रेंज से। So a question might be asked to you in your exam that which of the following rivers emerges in the Bihar? बिहार से कौन सी नदी निकलती है, तो आपका जो बूढ़ी गंडक है वो आपका बिहार से ही निकलता है और आपकी किसी नदी में जाके मिल जाती है। अच्छा, इसमें अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसमें मुझे शुरू में बहुत कंफ्यूजन हुआ है। जैसे मुझे ना अगर आप इसे बोल दिया जाए कि इसे आप वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कर दो या नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दो, वैसे तो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने देगा नहीं, वेस्ट टू ईस्ट दे सकता है क्योंकि ऊपर बहुत सारी रिवर्स है। तो मुझे यहाँ तक तो क्लियर रहता है कि चलो पहले घाघरा है, क्योंकि घाघरा का अगर आपको ध्यान देना है, सो घाघरा इज वन सच रिवर जो कि आपका यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, घाघरा नदी जो है बिहार और यूपी के बीच में बॉर्डर बनाती है कुछ डिस्टेंस के लिए, लगभग 150-200 किलोमीटर का ये बॉर्डर यहाँ पे बनाती है। तो घाघरा याद रहता है। गंडक भी याद रहता है कि घाघरा के बाद गंडक है, क्योंकि यहाँ पे आपके कौन से तीन डिस्ट्रिक्ट है, और ये इन दोनों नदी के बीच में पड़ते हैं, घाघरा और गंडक के। गंडक के बगल में बूढ़ी गंडक भी याद रहता है। ठीक है, अब मुझे ये भी याद रहता है कि महानंदा है, महानंदा के बगल में कोसी है। दिक्कत कहाँ होती थी, बागमती और कमला में कंफ्यूजन होता था। तो इसको याद मैंने ऐसे रखा है कि बी बी के, दोनों बी साथ में है और दोनों के साथ में है। अब मुझे ये तो पता है कि इसमें से कौन सा के कोसी होगा, कौन सा के बूढ़ी गंडक होगा, क्योंकि जब आप देखोगे गंडक है, गंडक के बगल में ही बूढ़ी गंडक होगा। गंडक है और ये हो गया आपका बूढ़ी गंडक। तो बचा क्या, बी से बागमती। इजी पीजी। सिमिलरली आपको ये पता है कि महानंदा है, महानंदा के वेस्ट में आपका कौन सी नदी है, कोसी नदी है। तो बचा क्या, कमला। ठीक है, सो इस तरीके से आप याद रख सकते हो बी स्क्वायर के स्क्वायर या बीबी के। ठीक है, बीबी के ऐसे करके याद रख लिया। उसके बाद एक और चीज आपको जो कंफ्यूजिंग लग सकती है, मुझे लगती थी अपने टाइम पे, आई डोंट नो क्यों, कौन सी नदी किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर मारती है। अब इसको याद करना बड़ा लफड़े वाला काम है। ठीक है, कोसी का तो चलो हमें याद रहता है कि यार कोसी जो है वो कहाँ पे घुसती है, सुपौल में घुसती है,
क्योंकि सुपौल में हमेशा बाढ़ आया हुआ रहता है, तो मुझे कोसी हमेशा पता रहता है कि जो कोसी नदी है वो सुपौल में एंटर मारती है। महानंदा मुझे पता है कि किशनगंज से ही एंटर करके आएगी। ठीक है, महानंदा मुझे पता है कि किशनगंज से करके आएगी। और ये गंडक का भी मुझे पता है कि कहाँ से एंटर लेती है, ये वेस्ट चंपारण से एंट्री लेती है। कोई डाउट नहीं है मुझे। अच्छा, गंगा जी कहाँ से एंट्री लेती है? गंगा जी एंट्री लेती है बक्सर में। बैटल ऑफ चौसा याद है? बैटल ऑफ चौसा जो आपका शेरशाह ने लड़ा था, किसके साथ लड़ा था? हुमायूं के साथ लड़ा था। ठीक है, वो चौसा आपका यहीं कहीं पर है, यहाँ पर। तो ये जो चौसा है, इसी चौसा में गंगा जी जो है वो बिहार में एंट्री लेती है। ठीक है, और वो किस नदी से मिलती है? सबसे पहले ये करमनाश करने वाली नदी करमनासा से मिलती है। ठीक है, ये करमनाश करने वाली नदी करमनासा से चौसा में मिलती है, और चौसा में ही ये क्या करती है, ये एंटर करती है बिहार में, बक्सर में आपका एंटर कर जाती है बिहार में। अब दिक्कत कहाँ होती है? बूढ़ी गंडक तो हमें पता है कि ये एक लौती नदी है, जो कि आपका बिहार में ही जिसका उत्पत्ति होता है। कहाँ से होता है? सोमेश्वर की पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है। फंसते कहाँ है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि बागमती कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंट्री मारती है, कमला कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंट्री मारती है, यहाँ होता है मेजर कंफ्यूजन। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने का सिंपल सा उपाय है, आपको ऊपर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो अच्छे से याद होने चाहिए। शुरू करते हैं, शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हो गया वेस्ट चंपारण, एक नंबर पे हो गया वेस्ट चंपारण। फिर हो गया आपका ईस्ट चंपारण, उसके बाद आता है सीतामढ़ी, फिर आता है आपका फोर्थ नंबर पे, भूल गए बीच वाला, बीच में मधुबनी था। ठीक है, फोर्थ नंबर पे मधुबनी, सुपौल, अररिया, और फिर लास्ट में हो गया किशनगंज। तो आपको पता चल गया कि सुपौल के बगल में क्या है, फोर्थ नंबर पे, बीच में कौन सी डिस्ट्रिक्ट होती है? मधुबनी। ठीक है, सो कमला जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करेगी? मधुबनी से। और बागमती किससे करेगी फिर? मधुबनी के बगल में कौन है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, और ये कौन सा है थर्ड नंबर पे? सीतामढ़ी। तो बागमती जो है वो सीतामढ़ी से एंट्री मारेगी। इजी। एक बार फिर से देख लो एंट्री करने वाला सीन। ठीक है, करमनासा कहाँ से एंट्री लेती है? चौसा। चौसा में जाके वो गंगा जी से मिलती है, और गंगा जी, गंगा जो रिवर है, अच्छा करमनासा में ध्यान रखना, करमनासा जो है ये बॉर्डर बनाती है यूपी और बिहार के बीच में। चौसा में जाती है, गंगा जी में मिल जाती है। गंगा जी बिहार में कहाँ से एंट्री लेती है? तो चौसा बक्सर से। ठीक है, घाघरा कहाँ पे एंट्री लेता है? ये लगभग आप कह सकते हो कि सारण में ही एंट्री लेता है। ठीक है, सारण या फिर ज्यादा से ज्यादा सिवान में लेता होगा, वैसे तो सारण में ही लेता है ये एंट्री। ठीक है, गंडक, वेस्ट चंपारण, महानंदा, किशनगंज, सुपौल, कोसी। क्लियर है ये सारी चीजें? इनमें कोई डाउट नहीं है। फंसते कहाँ है हम लोग? बूढ़ी गंडक हमें पता है, कोसी के बगल में क्या है? कमला, बीबीबी, के, डबल बी डबल के। ठीक है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। कोसी सुपौल में है। हमें ऊपर के डिस्ट्रिक्ट याद है, पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया वेस्ट चंपारण, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो गया ईस्ट चंपारण, तीसरा डिस्ट्रिक्ट हो गया सीतामढ़ी। बीच में होता है आपका मधुबनी, मधुबनी से मधुबनी पेंटिंग फेमस है, तो उसको सेंट्रल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए ना, इसलिए वो बीच में है नेपाल वाले बॉर्डर पे। ठीक है, एकदम सेंटर पे है मधुबनी। उसके बाद आता है आपका सुपौल, अररिया, किशनगंज। सुपौल आपको पता ही है कि वहां से कोसी एंट्री करती है, और कोसी के बगल में कमला है, तो कमला कहाँ से घुसेगी? कमला विल टेक एंट्री फ्रॉम द मधुबनी। चलो, ये बहुत हो गया क्लियर, सुपर इजी। अब देखो यहाँ पर बेसिन भी उसी तरीके से है, जहां जो नदी बहेगी वहीं पे उसका बेसिन होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि नदी बह रही है इंडिया में और उसका बेसिन हो जाएगा पाकिस्तान में, नॉट पॉसिबल। अच्छा, नीचे के रिवर्स देख लो, नीचे में कोई रिवर्स नहीं है ज्यादा। मेन जो रिवर है वो आपका फल्गु है। फल्गु को कई बार कई जगह पे निरंजना भी लिख दिया जाता है। इसी नदी के किनारे जो महात्मा बुद्ध है हमारे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनका एनलाइटनमेंट हुआ था। ठीक है, और फल्गु के पैरेलल ही आपके बगल में वेस्ट साइड में कौन सी बहती है? पुनपुन बहती है। ठीक है, और फल्गु पुनपुन दोनों जाके आपका गंगा जी में मिल जाती है। ये लगभग, ये जो मिलन होता है ये फतुहा में होता है। फतुहा एक जगह है पटना में, वहां पर इसका मिलन हो जाता है। क्यूल नदी है, क्यूल नदी भी आपका क्यूल जंक्शन आपने सुना होगा, बिहार आते जाते हो, बिहार में रहते हो
तो क्यूल जंक्शन से बहुत बार क्रॉस किए होगे। तो क्यूल नदी भी आपका नीचे से बहती है और ऊपर जाके गंगा जी में मिल जाती है। एक नदी है आपका अजय, एक नदी यहाँ पे आपकी चंदन नदी करके बहती है, ठीक है, चंदन। एक बदुआ नदी बहती है यहाँ पे। तो इस तरीके से 3-4 नदी जो है वो नीचे में भी बहती है। इम्पोर्टेंट जो है, ऊपर की नदियां बहुत फेमस है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो कई बार इसको अरेंज करने दे देता है वेस्ट टू ईस्ट। और इस बार क्योंकि हमने देखा है कि बिहार ने बहुत ज्यादा अरेंज वाले क्वेश्चंस दिए हैं, स्पेशली हिस्ट्री में, तो क्या पता अगली बार वो ज्योग्राफी के साथ ये सारा खेला कर दे। ठीक है। अब जो भी नदी है वो उसका बेसिन है। अब यहाँ पे महानंदा बह रही तो ये महानंदा का बेसिन हो गया। कोसी बह रही तो ये कोसी का बेसिन हो गया। ये आपका कमला बह रही है कोसी के बगल में तो कमला का बेसिन हो गया। बागमती बह रही है तो ये बागमती का बेसिन हो गया। यहाँ पे आपका गंडक बह रही है, बूढ़ी गंडक बह रही है तो ये उनका बेसिन हो गया। ठीक है। ये आपका घाघरा वाला बेसिन हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से बेसिन, जो नदी जहां पे बह रही है वही उसका बेसिन है। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा, क्योंकि यहाँ बॉर्डर पे कौन सी नदी बह रही है, करमनासा, करमनास करने वाली, तो ये करमनासा बेसिन हो गया। और इसके आगे आप देख सकते हो सोन नदी यहाँ पे बह रही है तो ये पूरा जो है सोन बेसिन हो गया। सोन बेसिन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा खेती जो है, सबसे ज्यादा फील्ड जो है, सबसे ज्यादा खेती कहाँ पर है? ये लगभग आपका बक्सर और भोजपुर में है। ठीक है। आप इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखो, चीजें उठाकर देखोगे तो फार्मिंग को लेके अच्छा खासा सिस्टम यहाँ पे है। और सोन का मोस्टली पानी जो है यही लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये तो पठार है, प्लेटू है, ऊंचाई पर है। तो इससे क्या होता है, सोन नदी का पानी जो है इधर इस तरफ उतना जा नहीं पाता है करमनासा की साइड में। ठीक है, इस तरफ। तो ये करमनासा नदी इधर से जितनी बह के इधर आती है उसी का बेसिन है। ठीक है। यहाँ पे पुनपुन नदी है तो पुनपुन का बेसिन हो गया। उसके साथ साथ फल्गु भी बहती है तो थोड़ी बहुत फल्गु का भी बेसिन होगा। और यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया, चंदन रिवर है। ठीक है। तो ये चंदन बेसिन हो गया, चंदन रिवर का। बगल में बदुआ बह रही है तो बदुआ बेसिन हो गया। क्यूल नदी का क्यूल बेसिन हो गया। और इसको बोलते हैं हम लोग हरोहर बेसिन। यहाँ पे हरोहर नदी बहती है। ठीक है। सो ये हो गए आपके रिवर्स एंड बेसिन। ये हो गया आपका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम हो चुका है क्लियर। एंड क्योंकि अब ये वीडियो मुझे लग रहा है, वैसे तो मैंने सोचा था कि वी विल बी कंप्लीटिंग ऑल द ज्योग्राफी इन दिस वन वीडियो ओनली, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ठीक है। अभी हमें सॉइल्स वगैरह भी डिस्कस करना है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन वगैरह भी डिस्कस करना है। सो पहले आप इसको एक बार देख लो। ठीक है। एंड डू लेट मी नो इफ यू वांट पार्ट 2 ऑफ दिस। वहां पे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग पूरा प्लेटू सिस्टम जो है बिहार का। अच्छा, ये प्लेटू सिस्टम वी शुड कवर। ठीक है। क्योंकि फिजियोग्राफिक डिवीजन विल नॉट बी कंप्लीट अगर हम प्लेटूज कवर नहीं करेंगे तो। ठीक है। इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। सो बिहार में जो प्लेटूज है, अगर आप देखोगे तो थोड़ी हाइट पे जो चीजें मिलेंगी वो आपको एक इधर मिलेंगी और एक इधर मिलेंगी। अब ये दो कौन सी जगह है? पहला, आपने देखा होगा अगर आप इंडिया का मैप बनाओगे तो आपको, मेरी ड्राइंग पे मत हंसना, मेंस के पेपर में ऐसी गंदी गंदी ड्राइंग बना के आना पड़ता है। चलो, ओके। तो आपको ये पता होगा विंध्या और सतपुरा हमारे दो रेंजेस हैं जो कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया को डेक्कन प्लेटू से सेपरेट करते हैं। और ये किस टाइप के हैं? ये रिफ्ट वैलीज हैं, राइट। अब ये जो विंध्यान रेंज है, ये विंध्यान रेंज को अगर आप देखोगे ना बहुत केयरफुली, गूगल मैप्स उठाना, मेरे को गूगल मैप्स यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं ना गूगल मैप्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते रहती हूँ। ठीक है। तो मुझे बड़ा मजा आता है, कहीं घूमने भी जाती हूँ तो बड़ा एक्सप्लोर करती हूँ। ठीक है। अब ये जो आपका विंध्यान रेंज है ना, अगर आप इसे देखोगे तो ये बनारस, मिर्जापुर, अच्छा मिर्जापुर में अगर आपने सुना होगा, देखो पता है जो भी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो ना, उसको कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई से कनेक्ट कर दिया करो। जैसे मुझे याद है आज से 10-15 साल पहले ना, मेरे पापा के जो मामा थे, ही वेंट टू विंध्यवासिनी देवी। ठीक है। और वो विंध्याचल में है। विंध्यवासिनी देवी जो है वो विंध्याचल में है। आपके फैमिली से भी कभी ना कभी कोई ना कोई विंध्याचल गया होगा। तो वो जो विंध्याचल है ना वो विंध्यान रेंज पे ही है। तो आप समझ रहे हो वो विंध्याचल कहाँ पर है? वो विंध्याचल जो है वो मिर्जापुर में है। जो अभी हमने पढ़ा था ना कि बनारस से 100 किलोमीटर वेस्ट में आपका मिर्जापुर है, जहां से आपका आईएसटी पास होता है।
तो विंध्याचल जाने के लिए, विंध्यवासिनी देवी जाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आपको मिर्जापुर स्टेशन उतरना पड़ता है। तो आपको वहां से समझ आ रहा होगा कि यार ये विंध्यान रेंज जो हम पढ़ते हैं कि इधर मध्य प्रदेश में है इस तरीके से, वो तो ये यूपी तक आ रहा है। ठीक है, और वो यूपी तक ही नहीं, वो आपका बिहार तक आता है। ठीक है, बिहार का ये जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ तक आपका विंध्यान रेंज के जो रेमिनेंट्स हैं, चीजें हैं, वो यहाँ तक आती है। थोड़ा सा मतलब वियर्ड है, बट ऐसा है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बहुत पुरानी है। हिमालयस आपकी बहुत नई चीजें हैं, बट ये विंध्यान हो गया, सतपुरा हो गया, डेक्कन प्लेटू हो गया, अरावली हो गया, ये सब बहुत पुरानी चीजें हैं। ये सब बहुत पहले से हमारे इंडिया के ऊपर थी। आप ऐसा समझ लो, जब हमारा गोंडवाना लैंड रहा होगा तभी ये सारी चीजें हमारे पास थी। गोंडवाना लैंड हम टूटे, हम बाहर आए, ठीक है। उसके बाद हमारी प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट में ऐसे घुसने लग गई है तिब्बत के पास। तो वो सब चीजें नई नई बनी है, लेकिन ये वाला तो हमारा सब कुछ पुराना है ना, ये सारा माल मटेरियल इज ओल्ड, सब पुराना है। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमारी अरावली है, ये भी बहुत पुराने माउंटेन्स है। और ये जो अरावली है, ये अरावली आपको दिल्ली में एक बायोडायवर्सिटी पार्क है, वहां पे आपको इसके बहुत सुंदर सुंदर जंगल दिखेंगे अरावली के। आप अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क कभी सर्च करना गूगल पे, आपको मिल जाएगा, दिल्ली में है। ठीक है, तो वो जब आप उसके इमेजेस वगैरह देखोगे ना, तो आप देखोगे कि अरावली के सच में छोटे छोटे जो मतलब पार्ट्स हैं वो वहां पर अभी भी हैं। वो माउंटेन्स, वो हिल्स जैसे वहां पे प्रेजेंट है। उसी तरीके से आप कभी गुड़गांव साइड जाओगे, गुड़गांव से 30 किलोमीटर दूर चले जाओ, तो आपको अरावली के प्रॉपर पहाड़ दिखेंगे। और अभी अगर आपको करंट अफेयर से पता हो, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अरावली का जो पूरा कॉरिडोर है, फॉरेस्ट वाला जो कॉरिडोर है, उसको रिवाइव करने की बात की है। और इस बार उन्होंने 5 जून को, क्यों पूछ रही हूँ मैं 5 जून, 5 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? 5 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है, सो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे इन्होंने अरावली में, अरावली हिल्स पे बैनियन ट्री प्लांट किया था। अपने घर पे इन्होंने एनवायरमेंट डे पे क्या लगाया? इन्होंने सिंदूर का पौधा लगाया। ठीक है, मैं भी इवन आई वॉज वेरी शॉक्ड टू सी कि सिंदूर का पौधा, मुझे पता नहीं था कि सिंदूर का पौधा होता है। ठीक है, इट्स वेरी स्टूपिड, आई नो, बट यस, सिंदूर का पौधा होता है और काफी सुंदर से फूल होते हैं जिससे लाल लाल कलर का कुछ अर्क निकलता है, और उसी से आपका सिंदूर बनता है। तो क्योंकि इस साल हमारे मतलब वी हैड ऑपरेशन सिंदूर, सो उसको रिस्पेक्ट करते हुए, उसकी चीजों को पुट फॉरवर्ड करते हुए, मोदी जी ने अपने घर पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने घर पर एक सिंदूर का पौधा लगाया। कब? 5 जून के अवसर पर। और अरावली का तो कॉरिडोर वो क्या कर रहे हैं, उसे रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे पेड़ लगाए जा रहे हैं, फॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो विंध्यान रेंजेस हैं, ये विंध्यान रेंजेस जो है, ये हमारे बिहार के कैमूर जिले को हल्का से टच करते हैं। और इसी विंध्यान रेंजेस पे अभी आप देख रहे हो कि हमारा टाइगर रिजर्व भी आने वाला है। कैमूर टाइगर रिजर्व जो है, इन्हीं विंध्यान रेंजेस का पार्ट होने की वजह से पास हुआ है। मतलब अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट बात चल रही है। ठीक है, अभी तक इट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व, बट सून टू बी। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर आप देखोगे तो आपका सदर्न प्लेटूज में यहाँ पर भी ये जो एरिया दिख रहा है, ये देखो, ये प्रॉपर गूगल मैप्स के इमेजेस हैं। तो ये जो मुंगेर वाला एरिया है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? खड़गपुर हिल्स। ठीक है, ये जो खड़गपुर हिल्स है, ये भी आपका एक मतलब थोड़ा ऊंचा पार्ट है बिहार के, सदर्न बिहार के प्लेटू वाले रीजन में। दूसरा, व्हेन झारखंड वाज पार्ट ऑफ बिहार, तब आपका यहाँ पे राजमहल हिल्स था। ठीक है, ये हो गया आपका राजमहल हिल्स दिख रहा है यहाँ पे। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी हिस्ट्री में, जैसे आपने संथल रिवोल्ट पढ़ा होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब आपके रॉक्स इन बिहार। ठीक है, ये भी एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो इसमें हमारे पास जो बिहार है, बिहार में वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रॉक्स।
इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। सबसे ऊपर में हमारे पास है टर्शरी रॉक, ठीक है। इसको मुझे याद रखने का सिंपल सा है, क्योंकि आपको पता है कि पहले टेथिस सी हुआ करता था, राइट। जब हमारा ये पूरा जो फॉर्मेशन है, जब पूरा आपका इंडिया जो है हिमालयाज वगैरह नहीं बने थे, तो हमारा ये जो टुकड़ा आया था भारत का इस तरफ, ठीक है, वहां अफ्रीका वाले कॉर्नर से ऐसे टूट के, तो यहाँ बीच में टेथिस सी हुआ करता था, जो आपका मतलब यूरेशिया वाला रीजन है, एशिया जो है उसके और हमारे इंडिया वाला जो सब कॉन्टिनेंट है उसके बीच में। तो जब ये फोल्डिंग हुई, जब आपका ये इंडिया का टुकड़ा जाकर ये यूरेशिया से जब जाके ये कोलाइड करने लगा, फोल्ड होने लगा, उसी वजह से हमारे जो हिमालयाज है वो फॉर्म हुए। तो इन बिटवीन क्या होता था, टेथिस सी होता था। तो इसको मैंने ऐसे याद रखा है कि इसका, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से रॉक जो है वो टेथिस सी के मतलब उसको खत्म करते हुए बने हैं, ठीक है। तो इसको आप टी से टेथिस और टी से टर्शरी रॉक्स याद रख सकते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बिहार जो है इट इज मेड अप ऑफ क्वार्टरनरी रॉक्स। ओके, ये देख रहे हो ये पूरा व्हाइट वाला जो एरिया, अब आप इसको विजुअलाइज करके रखो कि अच्छा भाई ये जो कोने वाला रीजन है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सोमेश्वर रेंज, ये जो हिमालयाज है उसके फुट हिल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रॉक मिल रहा है वो कैसा है, वो फोल्डिंग वाले ही रॉक्स मिलते हैं इस कॉर्नर पे, वेस्टर्न चंपारण वाले कॉर्नर पे। सो दैट इज योर टर्शरी रॉक। वेराज अगर हम बात करें ऑल ऑफ आर बिहार की, तो मोस्टली वी हैव द क्वार्टरनरी रॉक। कॉर्नर में, क्योंकि यहाँ पे विंध्यान रेंज का एक्सटेंशन पड़ता है कैमूर वाले और इधर वाले रीजन में, सो ये आपका हो जाता है विंध्यान रॉक्स। सिंपल है, अगर हम ज्योग्राफी को ऐसे पढ़े तो ये सिंपल है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे जो नैरो सा बेल्ट है, ये छोटा नागपुर वाला जो स्टार्ट हो जाता है यहाँ नीचे से, अगर आप जाओगे झारखंड से छोटा नागपुर स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो ट्रांजिशन वाला जोन है बिहार के नीचे वाले एरिया में, दिस इज योर धारवाड़ रॉक एंड दिस इज द ओल्डेस्ट रॉक, ये सबसे पुराना रॉक्स है, ठीक है। ये आपके आर्कियन पीरियड का है। अगर आपने ये सारे एराज और ये सारे पीरियड्स वगैरह पढ़े होंगे, तो आर्कियन, हेडियन, ठीक है, तो ये सब ओल्ड आर्कियन पीरियड जो है ये प्री कैम्ब्रियन एरा है, ठीक है। ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक है। आर्कियन रॉक्स जो है, आर्कियन जो था दैट इज द ओल्डेस्ट रॉक्स। अब इसको एक बार डिटेल में, ये मैप से हमने इसे समझ लिया कि अच्छा कॉर्नर पे आपका टर्शरी रॉक्स है, आपका पूरा बिहार में कॉर्डिनरी रॉक्स है, आपके इधर विंध्यान वाला रॉक्स है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये विंध्यान रेंज का एक्सटेंशन पड़ जाता है पूरा, ये मिर्जापुर वगैरह और ये सारी चीजें। सिमिलरली आपका ये जो नीचे लोअर वाला जो बिहार का एक छोटा सा बेल्ट है, दैट इज योर धारवाड़ रॉक्स। इसको ना हम जल्दी से एक टैबुलर फॉर्म में वी कैन कंप्लीट इट। धारवाड़ रॉक्स देख लिया हमने, ये नीचे है पूरा बेल्ट। अच्छा, ये क्या है, ये आर्कियन टाइम पीरियड का है, प्री कैम्ब्रियन है, ओल्डेस्ट रॉक्स है, ये ध्यान देना ये सबसे पुराने रॉक्स हैं। और इसी के आपको कुछ जो रेमिनेंट्स वाले पार्ट है, इसका कनेक्शन अगर आप देखोगे ना, तो कर्नाटका वाले रीजन से वहां पे भी आर्कियन रॉक्स मिलते हैं, तो उससे आपको मिलेगा। कहाँ मिलता है ये, तो ये आपका वो जो लोअर बेल्ट है, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, नालंदा, राजगीर हिल्स, यहाँ सब आपको किस टाइप का मिलेगा, धारवाड़। ये देखो, ये दिखा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। ये उतना प्रिसाइज नहीं है, ठीक है, राजगीर आपका यहाँ कहीं होगा लगभग। सो इस तरीके से आप समझ लेना। ये ऑफ कोर्स इट इज बहुत मेटामॉर्फोज्ड होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इधर। और ये एंशियंट जो आपका पेनिनसुलर प्लेटो है, क्योंकि जो आपका पेनिनसुलर रीजन है फिजियोग्राफिक डिवीजन का, उसी का एक्सटेंशन कहीं ना कहीं आपका छोटा नागपुर प्लेटो भी है, राइट। तो ये छोटा नागपुर प्लेटो का ही एक हल्का सा एक्सटेंडेड फ्रिंज टाइप्स है। इसमें बहुत सारे आपको माइका के शीट्स मिलेंगे, ठीक है। माइका इसमें बहुत ज्यादा मिलता है, माइका शीट्स जो है बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या रॉक्स मिलते हैं, क्वार्ट्जाइट मिलता है, फाइलाइट मिलता है, नीस मिलता है, शिस्ट मिलता है, स्लेट मिलते हैं, और माइका शीट्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग विंध्यान। विंध्यान रॉक्स, अगेन दीज आर योर विंध्यान रॉक्स। ये जो आपका कॉर्नर है ये आपका विंध्यान रॉक्स हो गया, विंध्यान रेंज का एक्सटेंशन। ये भी आपके प्री कैम्ब्रियन पीरियड का है, बट माइंड यू धारवाड़ इज ओल्डेस्ट, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन के ये दोनों हैं, बट ये आपके आर्कियन पीरियड का है। और कितना भी है तो ये उसके थोड़े टाइम बाद ही आया था, क्योंकि अगर आपको पता हो अरावलीज और ये सब जो विंध्यान सतपुरा वगैरह ये काफी ओल्ड है। हिमालयाज बहुत अब रिसेंट की फिनोमिनन है, जब सब कॉन्टिनेंट जो है आके आपका यूरेशिया में आके फोल्ड होने लगा, ठीक है। बट ये सब ऑलरेडी सब कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट थे, इसलिए ये सारे बहुत पुराने हैं, राइट। बट
विंध्यान से भी पुराना आपका ये धारवाड़ वाला सिस्टम है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं? सैंडस्टोन मिलता है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट। आपको यहाँ पर पता है कैमूर में कुछ कुछ टेम्पल टाइप है, वहां पे आपको कास्ट टोपोग्राफी भी देखने मिलती है। मतलब इवन आई वॉज एस्टोनिश, क्योंकि बिहार में भी हम लोग कास्ट टोपोग्राफी देख सकते हैं। एंड नाउ व्हाट इज कास्ट टोपोग्राफी? सो लेट्स सी आप लोग की ज्योग्राफी कितनी अच्छी है। और आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि कास्ट टोपोग्राफी जो है इसके लिए हमें किस रॉक की जरूरत है। ठीक है, रॉक्स आपको यहीं पे मेंशन्ड है, इनमें से ही कोई एक ऐसा मतलब जो रॉक्स हैं उसी की वजह से कास्ट टोपोग्राफी होता है। बिकॉज उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो कि डिजोल्व होके, ठीक है, आपका इस टाइप का टोपोग्राफी देते हैं। सो ये कास्ट टोपोग्राफी किस टाइप का लैंड फॉर्म है एंड किस वजह से होता है और किस रॉक्स में होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, ताकि बाकी लोग भी जो आलस कर रहे हैं कुछ भी, तो उनको भी पता चल जाए कि अच्छा इट इज दिस थिंग, क्योंकि कास्ट टोपोग्राफी से कई बार ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये कास्ट टोपोग्राफी हमें यहाँ कैमूर में, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट, वो मंदिर मंदिर कुछ है इस टाइप का। सो ठीक है, ओके, अगर आपको पता हो तो आप वो भी बता सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई कैमूर का हो जिन्हें उस मंदिर के बारे में पता हो तो यू कैन ऑल्सो कमेंट दैट, आई विल पिन दैट एज वेल। ओके, सो रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जो है यहाँ पर आपको ये मिलता है विंध्यान रॉक्स। अगेन ये भी आपका सेडिमेंट्री रॉक है, हॉरिजॉन्टली एम्बेडेड है। फेमस है किसके लिए? लाइमस्टोन और पायराइट्स के लिए। ऑफ कोर्स पायराइट्स हमें पता है कि हम ऑलमोस्ट 95% जो पायराइट्स जो है हम ही प्रोवाइड करते हैं इंडिया को। ओके, एंड कैमूर प्लेटो को भी यही विंध्यान रॉक्स ही फॉर्म करते हैं। ठीक है, बिहार इज ऑफ कोर्स फेमस फॉर योर पायराइट्स। ठीक है, पायराइट्स यहाँ पे इतना सारा हमें मिलता है, तो मेजरली हम ही सप्लाई करते हैं हमारी कंट्री को। नेक्स्ट आ जाते हैं टर्शरी रॉक्स। टर्शरी रॉक्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, टी से टर्शरी, टी से तैथस्सी याद रखना, तो कोने में चले जाना एकदम, कि भाई जब हमारा सब कॉन्टिनेंट जाके हिमालयस में से जा रहा था, तो टेथसी के वजह से ये जो रॉक्स हैं ये बने थे, टर्शरी रॉक्स हो गए। और ये यंगर रॉक्स है, ऑफ कोर्स ये सीनोजोइक एरा के हैं। सैंडस्टोन, बोल्डर, क्ले, कॉन्ग्लोमरेट ये सारे इसमें रहते हैं। हिमालयन तराई रीजन, जैसे हमें पता है ना, तराई, भाबर, तराई, इस टाइप से अलग अलग बेल्ट्स होते हैं। तो ये आपका तराई रीजन है, वेस्ट चंपारण वाला। भाबर उसके ऊपर होता है। ठीक है, तराई में थोड़ा सा आपको मार्शी मिलेगा। भाबर में क्या होता है, पत्थर पत्थर होते हैं और पानी जो है वहां पे विलुप्त हो जाता है। वैराज तराई में थोड़ा मार्शी होता है, पानी वापस से दिखने लग जाता है और वो दलदल जैसा होता है। ठीक है, तो सोमेश्वर और रामनगर दून वाले रेंजेस में आपको ये टर्शरी रॉक्स मिलेंगे। सो ये जो है इट फॉर्म्ड ड्यू टू द, ये जो आपका सेडिमेंट्स जो भी डिपॉजिट हुए थे टेथिस सी वाला, उसकी वजह से इसका जो ओरिजिन है ये टेथिस सी से आता है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स ट्रेसेस बैक इट्स ओरिजिन फ्रॉम द टेथिस सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वार्डिनरी रॉक्स। ये आपका बहुत मतलब यंगेस्ट रॉक्स है। अगेन ये जो आपके रॉक्स है इनका रीजन रीजन क्या है? तो वी कैन से कि जो आपके हिमालयन वाले ही जो टूट टूट के आ रहे हैं ये वही है। तो ये भी आपके यंगेस्ट रॉक्स का ही है, और इसमें आपका मेजर कंपोनेंट वही एलोवियम वगैरह है। ऊपर आपके रॉक्स टूट रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं, नदी के बहाव के साथ भी आ रहे हैं, तो इस वजह से ये आपके क्वार्डिनरी रॉक्स जो है वो आए हुए। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इतने सारे न्यूमरस हमारी नदियां हैं, ऐसे ऐसे इतनी सारी नदियां आ रही हैं, तो सब खाली तो नहीं आती, पानी के बहाव में हर कितनी सारी चीजें बह जाती है। तो इस वजह से ये आपका क्वार्डिनरी रॉक्स जो है वो यहाँ पे सेटल्ड है। जो भी पूरा आपका गैंगेटिक प्लेन है, नॉर्थ और साउथ बिहार दोनों में इस टाइप के रॉक्स मिलते हैं। सो इट इज अ रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलुवियम बाय हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स इसलिए बोला है क्योंकि सोन नदी आपका इधर पेनिनसुला से ही आ रही है, अमरकंटक साइड से आती है, राइट, अमरकंटक उसका सोर्स है। सो इसीलिए, और इसमें यू विल बी हैविंग दो टाइप्स, भंगार और खादर। तो कई बार भंगार और खादर में भी मतलब कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ओल्डर है कौन सा न्यूअर है। सो भंगार हम लोग वेस्ट को ऐसे बोलते हैं कि मतलब जैसे जो हमें यूज नहीं होता, जैसे पेपर पेपर होता है हम कबाड़ी वाले को दे देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से भंगार वेस्ट, दिस इज समथिंग यूज्ड इन सदर्न साइड। अगर आप जाओगे बॉम्बे वगैरह में तो उसे कबाड़ी नहीं भंगार बोलते हैं, तो वहां से आप ऐसे याद रख सकते हो कि दिस इज समथिंग ओल्डर। तो ये भंगार हो गया, मतलब भांगर बोलते हैं वैसे इसे, भांगर सॉइल मतलब ओल्डर एलोवियम, और खादर मतलब न्यू एलोवियम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा सॉइल्स इन बिहार। बिहार में हमारे कौन कौन से टाइप के सॉइल्स है? सो दिस इज रफली जो कि मैंने बनाया है बिहार के आउटलाइन मैप पे। एक बार पहले इसको समझ लेते हैं।
देखो, यहाँ से हमारी जो है गंगा जी बहती है, राइट, बीच से वो कहीं ना कहीं हमारे बिहार को डिवाइड करती है, तो इक्वल नहीं, नीचे वाला थोड़ा छोटा है, ऊपर वाला बड़ा एरिया है, राइट। सो सबसे पहले क्योंकि तराई रीजन है, मैंने पहले ही बोला कि वो मार्शी होता है, ठीक है, यहाँ पर पानी जो है, पहले भाबर जो बेल्ट होता है वहां पे पानी नीचे चला जाता है, ठीक है, वो जो रॉक्स होते हैं उसके अंदर अंदर से बह रहा होता है, वो दिखता नहीं है। बट जो तराई रीजन होता है, तराई में फिर वो पानी वापस ऊपर आके दिखने लगता है, और वो सॉइल जो होता है वो मार्शी हो जाता है, दलदल जैसा सॉइल हो जाता है। तो यहाँ पे वेस्ट चंपारण वाले रीजन में आपको पीडमेंट स्वैम्प सॉइल मिलता है, ठीक है। कौन सा स्वैम्प सॉइल मिलता है? यू गेट पीडमेंट स्वैम्प सॉइल इन दिस वेस्ट चंपारण रीजन। फिर अगर आप यहाँ बात करोगे, जो अपर बेल्ट है, जो एकदम फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज है, इस आपके जो पर्पल पर्पल है, ये पूरा आपका क्या है? दैट इज योर तराई सॉइल, ठीक है। नो, इमेजिन करो, क्योंकि वो फुटहिल्स ऑफ हिमालय तराई रीजन है, तो वहां पे क्या मिलेगा? तराई सॉइल। कुछ यहाँ पे ऐसे आपके पैचेस है जहां पर आपको बाल सुंदरी सॉइल मिलता है, ठीक है। बाकी क्योंकि आपके रिवर्स हैं, ठीक है, आपके रिवर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका गंडक हो गया, ठीक है, यहाँ से आपका घाघरा बहकर आ रहा है, ठीक है, ये आपका गंडक हो गया, ये मैं पूरा बना नहीं रही हूँ कि गंदा हो जाएगा अदरवाइज। सो ये आपका गंडक हो गया, ये घाघरा हो गया, यहाँ से पूरी गंडक हो गई, ठीक है। उसी तरह से फिर बागमती, इधर आपका कोसी, इधर आपका महानंदा, ठीक है, मेजर मेजर रिवर्स जो है, इस तरीके से। अब जब रिवर्स यहाँ से इतने सारे फ्लो कर रहे हैं, तो इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पर ये सब, अब हम बोलते हैं कि भाई कोसी जो है सौरो ऑफ बिहार है, हर टाइम वो फ्लड हो जाता है। तो पानी के साथ साथ वो क्या करता है, ऊपर से वो सॉफ्ट सॉफ्ट जो क्ले वाली सॉइल होती है, मिट्टी होती है, एलुवियम होता है, वो लेकर आता है, ठीक है। और वो कहाँ जाएगा? वो ऊपर ही डिपॉजिट करेगा वो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका खादर सॉइल, जिसको कि हम न्यू एलुवियम बोलते हैं, वो आके यहाँ पर डिपॉजिट होता है। इसीलिए गंगा जी के ऊपर वाले साइड पर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्लड प्रोन एरिया है, नॉर्थ बिहार में आपको न्यू एलुवियम या फिर खादर सॉइल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद गंगा जी के नीचे ये पटना से लेके लगभग ये मोकामा और ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपको मिलता है ताल सॉइल। ये ताल सॉइल अब कैसे बनता है? तो जब फ्लड आते हैं, जब बारिश में आपका फ्लडिंग हो जाती है, ठीक है, जब बाढ़ आ जाता है, तो कई दिनों तक पानी जो है वहीं पर स्टैग्नेंट रहता है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे फ्लड आया, अब इसके यहाँ तक पानी जो है 10-15 दिन, 25 दिन, 20 दिन, एक एक महीने तक वहां पे बहुत दिनों तक जब वो रह जाता है, तो उसकी मिट्टी का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। जो नॉर्मल मिट्टी होती है वो चेंज हो जाती है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, तो वो बहुत और सॉफ्ट और बहुत प्यारी सी हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं ताल सॉइल, ठीक है। तो ये आपका वो जो स्टैग्नेंट वाटर रह जाता है उसकी वजह से। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, मिट्टी ले आओ, एलोवियम सॉइल ले आओ, उसके ऊपर पानी डाल के छोड़ दो काफी लंबे टाइम तक, तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद उसका टेक्सचर एकदम अलग हो जाएगा, 1 महीने 1.5 महीने छोड़ दोगे। तो बारिश के टाइम पर यू कैन से कि यहाँ पे आपका ये पूरा रीजन जो है, यहाँ पे ताल सॉइल मिलता है। गंगा जी के नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा भांगर सॉइल। भांगर सॉइल क्यों? क्योंकि ये आपका ओल्ड एलुवियम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सोन नदी है, ये गंगा नदी है, उसके अलावा कोई उतनी एक्टिव और पेरिनियल रिवर नहीं है जो कि सालों भर आपका एलुवियम लेकर आएगी। इस टाइप की कोई, इस टाइप की रिवर यहाँ पर मेजरली नहीं है। ऑल्दो आई नो यहाँ पे पुनपुन है आपके, यहाँ से आपका चंदन प्लेन है, बट उस टाइप का नहीं है, ठीक है, जिस टाइप का आपके नॉर्थ बिहार में। तो यहाँ पर जो सॉइल है वो, वी कैन से कि जो डिपोजिशन होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, और पुराने वाले सॉइल्स ही रहते हैं, तो इसलिए से बोलते हैं भांगर सॉइल। भांगर सॉइल का ही एक आपका टाइप है कराई केवल, जो कि आपका ये औरंगाबाद वाला जो रीजन है, गया औरंगाबाद वाले रीजन में कराई केवल सॉइल बोलते हैं। उसकी एल्कलिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है, वो ज्यादा बेसिक सा होता है, उसकी बेसिसिटी, एल्कलिनिटी बोल लो या फिर वो बेस के टर्म्स में ज्यादा होता है, ठीक है। उसका पीएच ज्यादा होता है बेसिकली। हम 7 को न्यूट्रल मानते हैं, तो और 14 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और अगर हमारा पीएच 1 के आसपास होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। तो इसका जो पीएच होता है ये ऑन द हायर साइड होता है, भंग इस वाले भंगर सॉइल का, तो उसको वहां पर लोग कराई केवल बोलते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमारा कराई केवल सॉइल हो गया। और ये जो नीचे का जो आपका पूरा बेल्ट है, इसमें आपको बालथर सॉइल मिलता है। और ये जो कॉर्नर वाला रीजन है, ये वाला,
जहाँ पे आपके विंध्यान रॉक्स और विंध्यान वाला रीजन है, वहां पर आपको मिलता है रेड एंड येलो और या फिर रेड सैंडी सॉइल। तो लगभग लगभग ये सारे जो छोटा नागपुर वाला रीजन है, इसके सॉइल ना सेम ही होते हैं। बस ऐसा रेड एंड येलो सॉइल है, वहाँ पे आयरन कंटेंट ज्यादा होता है विंध्यान रॉक्स का, क्योंकि पार्ट है। और ये हो गया आपका नीचे वाला जो पूरा बेल्ट है, नवादा, गया, जमुई, बांका वाला, इधर आपको मिलता है बाल्थर सॉइल। ठीक है, अब इनके एक बार हम लोग स्पेसिफिकेशंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको मैप के थ्रू ये समझ आ होगा कि कहाँ पे कौन सा सॉइल है, तो आप इसको आंख बंद करके एक बार विजुलाइज करो कि अच्छा कॉर्नर में पीडमेंट स्वैम्प सॉइल हो गया, इधर तराई में तराई सॉइल हो गया, उसके नीचे थोड़ा बाल सुंदरी सॉइल है, खादर सॉइल है, फिर गंगा जी के नीचे आपका भांगर सॉइल है। देन आपका औरंगाबाद साइड में कराई कराई केवल सॉइल पे आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कराई केवल हो गया, और लास्ट वाला जो बेल्ट है बालथर सॉइल है, और इधर आपका रेड येलो सॉइल है। तो इस तरीके से यू कैन रिकॉल। खादर न्यू एलुविनियम हो गया आपका, कहाँ मिलेगा? सो नॉर्थ बिहार में ऑफ कोर्स, क्योंकि फ्लड प्लेन्स है पूरा। साउथ गंगा में जहां जहां पे भी फ्लडिंग होती है, जैसे आप देखते हो कि भागलपुर में बाढ़ आ जाता है, जो गंगा जी से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट्स है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पर भी फ्लडिंग होती है। ठीक है, फ्लडिंग का की वजह से जो सॉइल है वो क्या होता है, जो जितना भी सिल्ट लाता है वो आपका डिपॉजिट करते जाता है किनारे किनारे में। तो हर बार वहां पर एक नया नया एलुवियम मिलता है उन्हें। बहुत फर्टाइल होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, लाइट टेक्सचर होता है, सैंडी सिल्टी लोमी इस टाइप का रहता है। एनुअली रिन्यूड बाय फ्लड्स, तो फ्लड आते हैं तो हर बार नया नया आपको वहां पे एलुवियम मिलेगा। ह्यूमस में बहुत रिच होता है। तो ये सारी चीजें हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एलुवियल सॉइल जो है वो गुड, दैट इज वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर फार्मिंग एंड ऑल। नेक्स्ट आ जाता है भांगर सॉइल, विच इज योर ओल्ड एलोवियम। तो ये आपके एलिवेटेड एरियाज में मिलता है, जैसे नॉर्थ ऑफ गंगा में भी, जहां तक आपका फ्लडिंग नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, जैसे साउथ वेस्ट चंपारण में, वहां पे आपका फ्लडिंग नहीं पहुंच रहा, तो वहां भी थोड़ा भांगर सॉइल मिल जाएगा। पटना, गया, रोहतास, जहां पे भी ये जो पानी का जो फ्लडिंग है वो नहीं पहुंच रहा है, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसका एक और मतलब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कंकड़। ठीक है, ये जो ओल्ड एलोवियम होता है या भांगर सॉइल होता है, इसमें जो क्योंकि वो पुराना हो जाता है, मिट्टी धूप लग लग के सूख रही होती है, ठीक है, तो वो टूट रही होती है। ठीक है, उसमें आपको छोटे छोटे कंकड़ मिलेंगे जो कि लाइम के होते हैं। तो लाइम के छोटे छोटे कंकड़ जो है इसमें मिलेंगे। तो ये कंकड़ कौन से सॉइल में मिलते हैं ये पूछा जाता है। खादर, भंगार, तराई, ऐसे करके चार ऑप्शन दे देंगे एंड पूछा जाएगा। अब कंकर किसके बने होते हैं? लाइम के होते हैं, लाइम कंक्रीशंस होते हैं। तो ये काफी रिच होता है लाइम में, और इसी वजह से ये एसिडिक भी हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो आपका जो लाइम है वो कैसा होता है, वो थोड़ा अल्कलाइन नेचर का होता है, बट इन सर्टन केसेस यू कैन से कि कहीं कहीं पे लाइम आपका नहीं अगर है, तो वहां पे वो एसिडिक भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग तराई सॉइल। जो नेपाल बॉर्डर है, वहां पे मैंने बताया ना, ये वाला पूरा रीजन जो है आपका तराई सॉइल का है। ठीक है, वो पूरा ऊपर का ये जो पूरा ऐसे बॉर्डर है नेपाल वाला, ये तराई सॉइल का है। ये नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में काफी रिच होता है। की क्रॉप्स यू कैन सी फ्रॉम ईयर की क्या क्या आप इसमें ग्रो कर सकते हो। पीडमेंट स्वैम्प सॉइल, अब यहाँ से ना क्वेश्चंस आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं कि पीडमेंट स्वैम्प सॉइल कहाँ मिलता है, और ये वाला सॉइल कराई केवल कहाँ मिलता है। इन दोनों पे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ इस टाइप का आ सकता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे वेस्ट चंपारण में ही सिर्फ मिलता है ये वाला सॉइल। तो इस पे हैवी क्ले टेक्सचर होता है, हाई मॉइस्चर होता है वाटर लॉगिंग की वजह से, न्यूट्रल होता है ये सॉइल। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये सिर्फ वेस्ट चंपारण में मिलता है, तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तराई सॉइल का नेपाल बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भांगर सॉइल का कंकड़ से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। कराई केवल को पूछा जा सकता है आपको उसके एल्कलाइन नेचर के लिए। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, तो ये आपके औरंगाबाद, जहानाबाद, ये वाले रीजन में स्पेशली मिलता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ताल सॉइल। सो ताल सॉइल जो है वो बैक वाटर्स में मिलता है, बैक वाटर बेल्ट जो है गंगा का, वहां पे मिलता है आपका ताल सॉइल। सो बैक वाटर्स मीन्स जहाँ पे आपके जो पानी है गंगा जी का, वो जब फ्लडिंग होती है उसके बाद वो फंसा हुआ रह जाता है। तो बक्सर टू बांका वाले रीजन में काफी काफी जगह जहां भी ये जो पानी है वो फंसा हुआ रहता है, वहां पर ये आपका एक टाइप का हेवी सॉइल हो जाता है, उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है,
और ये वाटर लॉक्ड वाला मैंने पहले बताया ना, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, ये रबी क्रॉप के लिए काफी अच्छा रहता है। बालथर सॉइल आपका एक ट्रांजिशनल जोन है, जो छोटा नागपुर प्लेटो वाला, ठीक है, ये वाला। ओके, यहाँ से आपका फिर नीचे से आपका छोटा नागपुर प्लेटो स्टार्ट हो जाता है, तो यहीं पे आपका बालथर सॉइल मिलता है। रॉक्स पे भी देख लो, ये आपका नीचे जो है धारवाड़ रॉक्स है, यहीं से फिर आपका धीरे धीरे छोटा नागपुर वाला जो रीजन है वो शुरू हो जाता है। तो ये जो ट्रांजिशनल जोन है, यहाँ का ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। ओके, ये बहुत लेस फर्टाइल होता है, क्योंकि इसका आयरन कंटेंट काफी ज्यादा होता है, सैंडी होता है, एसिडिक कॉम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे मोटे जो आपके अनाज होते हैं, ज्वार बाजरा, ये सब टाइप्स की चीजें आप यहाँ पर ग्रो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्रोक्लिमेटिक जोन्स ऑफ बिहार, ठीक है। नाउ व्हाई एग्रोक्लिमेटिक जोन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, ठीक है। एंड पूरा जो बिहार है, ठीक है, हमें पता है वी हैव वाटर, एंड ये नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में बहुत डिफरेंस है, ऊपर पानी ज्यादा आपका अवेलेबल है कहीं ना कहीं। हमारा जो साउथ बिहार है वो ड्रॉट प्रोन है, नॉर्थ बिहार जो है फ्लड प्रोन है। ये सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। नॉट ओनली दैट, अगर आप बिहार को तीन कॉर्नर्स में, सॉरी चार कॉर्नर्स में डिवाइड कर दो, जैसे ये हो गया आपका नॉर्थ है, और क्योंकि ये वेस्ट है तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, एंड दिस इज योर साउथ वेस्ट। तो ये चारों भी जो आपके एरियाज है, ये भी, इनमें भी आपका जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, सॉइल टाइप के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आपका एग्रीकल्चर जो है वेरी करता है। एंड फॉर दैट मैटर ये हमारे चार एग्रोक्लिमेटिक जोन्स है जिसमें बिहार जो है वो डिवाइडेड है। अब इनकी जो नंबरिंग है ना, ये बहुत जगह बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। लेकिन जो ऑफिशियल बिहार का जो एग्रीकल्चर साइट है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज योर जोन वन, दिस इज योर जोन टू, एंड ये जो पूरा रीजन है नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा रीजन जो है इसे हम लोग बोलते हैं जोन थ्री, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ ना काफी कंफ्यूजिंग है, सो ऑल द कंफ्यूजन इज रिलेटेड टू योर जोन थ्री, क्योंकि जोन थ्री के भी ना दो पार्ट्स हैं, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है, कई बार बोल देते हैं ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, बट इन रियल अगर आप जाके साइट पर बीपीएससी, बीपीएससी कह रही हूँ मैं, बिहार एग्रीकल्चर वाले साइट पर अगर आप जाकर देखोगे, सो दिस इज योर थ्री ए, whereas दिस इज योर थ्री बी, ठीक है। ये थ्री ए है एग्रीकल्चरल एग्रोक्लिमेटिक जोन थ्री ए, एंड ये है थ्री बी। अब क्वेश्चन आपके एग्रोक्लिमेटिक जोन से नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर पूछे जाते हैं, रिसेंट एग्जाम में भी पूछा गया है। तो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रोक्लिमेटिक जोन्स ऑफ द बिहार हैज मोस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट को देखकर बता सकते हो कि जो हमारा जोन वन है इसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, फिर सबसे कम किस, सबसे इसके बाद कौन आएगा सीक्वेंस में, तो थ्री बी में है, ठीक है, जोन हमारा थ्री बी है उसमें है। उसके बाद हमारा वी कैन से दैट जोन टू में है, और लास्ट है हमारा एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें छह डिस्ट्रिक्ट है, इसमें आपके ज्यादा है, तो लास्ट है आपका जोन थ्री ए। तो इस तरीके से आप इसे एग्रोक्लिमेटिक जोन्स को अरेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स प्रेजेंट इन ईच जोन। तो आपको ये जोन याद रखने हैं, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और इसको लेके जो नंबरिंग है, जैसे जोन वन जो है वो नॉर्थ वेस्ट है, जोन टू नॉर्थ ईस्ट है, जोन थ्री ए साउथ ईस्ट है, और जोन थ्री बी साउथ वेस्ट है। ये थ्री ए और थ्री बी को लेके बहुत कंफ्यूजन है, कभी भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी आएगी तो बिहार गवर्नमेंट की साइट पर जो दिया है उसको मान्यता दी जाएगी। So in that case you have to be very careful with this कि this is 3A and this is 3B। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। सो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा किस में है, तो जोन वन में, सबसे ज्यादा किस, सबसे कम किस में है, तो जोन थ्री ए में है। अरेंज करने आ जाए तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। सो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट है आपका कोपन क्लासिफिकेशन, ठीक है। कोपन क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन मतलब एक आना ही आना है, फिक्स्ड है। सो कोपन क्लासिफिकेशन अगेन यू मस्ट बी नोइंग कि एक बहुत वी यूज दिस सिस्टम वाइडली, और ये हमने वर्ल्ड क्लाइमेट को, हमारे एक साइंटिस्ट थे व्लादिमीर कोपन, इन्होंने
टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, कई बार पूछा जाता है कि कोपन क्लासिफिकेशन किन दो चीजों पे बेस्ड है, तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को यूज करते हुए इन्होंने पूरे ग्लोब पे, पूरे अर्थ पे अलग अलग जगह जो भी क्लाइमेट्स हैं उनको कोड कर दिया है कि ओके दिस विल बी द क्लाइमेट हियर, दिस विल बी द क्लाइमेट देयर। तो उन्होंने 5 मेन ग्रुप्स में पहले डिवाइड किया है इसे। पहला ग्रुप है ट्रॉपिकल, जिसको ये ए से डिनोट करते हैं। दूसरा है ड्राई, ड्राई रीजन्स को बी से डिनोट करते हैं। टेम्परेट को कैपिटल सी, कोल्ड को कैपिटल डी और पोलर को कैपिटल ई। सो दिस इज हाउ एक 5 मेन ग्रुप्स में हमने इसे कैटेगराइज कर रखा है। उसके बाद ये जो है आपका कोपन क्लासिफिकेशन, ये सेमी एरिड और डब्ल्यू फॉर एरिड रीजन्स, ये आपको यहाँ से ज्यादा क्लियर समझ आएगा। तो ये ड्राई वाले को फिर इन्होंने सेकंड, अगर आप लेटर देखोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेटर, 3 लेटर की ये कोडिंग होती है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेटर। सो फर्स्ट लेटर से आपको समझ आ जाएगा कि वेदर द क्लाइमेट इज ऑफ ट्रॉपिकल टाइप, ठीक है, या फिर ड्राई टाइप, टेम्परेट टाइप, कॉन्टिनेंशियल टाइप, पोलर टाइप। हम क्या करते हैं, हम एग्जाम में याद करके चले जाते हैं कि बिहार का कोपन क्लासिफिकेशन CWA है। कई बार आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इंडिया के कंटेक्स्ट में स्पेसिफिक, तो वो आपका CWG हो जाता है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग होता है कि ये कैसे होता है। सो आपका जो कोपन क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे, ग्लोबली अगर हम लोग बात करें तो दैट विल अकाउंट टू CWA, ठीक है। CWA जो है वही हमारा, ये हमारा जो बिहार वाला रीजन है उसका कोपन क्लासिफिकेशन होता है। बट इसको हमने थोड़ा सा इंडियनाइज कर रखा है क्योंकि हमारे पास गंगा जी जो है वो बहती है, वी हैव द गैंगेटिक प्लेन्स। और अगर आप ये गंगा जी में देखोगे तो यहाँ का जो सीजन होता है, देखो जी का मतलब क्या होता है, यहाँ से एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। ABCD ये तो आपको क्लियर हो गया। सेकेंड लेटर जो है ए के साथ आपका 3-4 टाइप्स हो सकते हैं, दैट इज योर रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट अगर है तो वहां पर आप F डिनोट करोगे। M से मतलब हो गया आपका मॉनसून। W से सवाना, और ये ड्राई विंटर, सवाना टाइप का है बट विंटर कैसा होता है, ड्राई होता है, तो वो W हो गया। S से क्या डिनोट करते हैं हम लोग, सवाना और ड्राई समर टाइप, ठीक है। देन ड्राई क्लाइमेट में वी हैव कैपिटल W एंड कैपिटल S। कैपिटल W का मतलब हो गया एरिड डेजर्ट, कैपिटल S का मतलब हो गया सेमी एरिड स्टेपी वाला क्लाइमेट, ओके। स्मॉल W का मतलब कि आपका जो विंटर है वो कैसा होगा, ड्राई होगा, सूखा सूखा विंटर होता है। टेम्परेट में आपका F का मतलब क्या होता है कि भाई ये कोई ड्राई सीजन नहीं होता इनके पास। उसी तरीके से टेम्परेट में S का मतलब होता है ड्राई समर, ठीक है। इसका W डिफरेंट है, तो ध्यान देना। ए के आपके पास FMWS ये ऑप्शंस हैं। टेम्परेट में अगर सी की बात करें तो हमारे पास WFS ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंशियल की अगर हम बात करें तो W का मतलब हो गया ड्राई विंटर, F का मतलब हो गया नो ड्राई सीजन, और अगेन S का मतलब हो गया ड्राई समर। पोलर की बात करें तो तुंद्रा टाइप्स हो सकता है कैपिटल T, या फिर F से आप बोल सकते हो आइस कैप, की वहां पे सारा साल ही आइस कैप वाला है। थर्ड लेटर जो है वो ये डिनोट करता है कि ए से मतलब हो गया आपका हॉट समर, बी से हो गया वार्म समर, और सी से मतलब हो गया कोल्ड समर। तो इन टोटल अगर हम बात करें, अगर हम कोपन क्लासिफिकेशन जो ग्लोबल लेवल पर आता है उसके अकॉर्डिंग अगर बिहार के क्लाइमेट को हम लोग डिस्क्राइब करें, सो मेनली अगेन इट इज अ सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिक्स के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका झारखंड से ही पास हो जाता है तो ट्रॉपिक्स के ऊपर पड़ता है, तो टेम्परेट टाइप का है, तो इसीलिए हम इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और W, क्योंकि विंटर्स कैसे होते हैं हमारे, ड्राई होते हैं, तो W हो गया। और स्मॉल ए मतलब समर्स कैसे होते हैं हमारे, हॉट होते हैं, ठीक है। हमारे समर्स कैसे होते हैं, दीज आर हॉट समर्स। बट अगर आपने नोटिस किया हो, अगर हम अब हमने इसे इंडियनाइज क्यों कर रखा, अगर आपने नोटिस किया हो तो समर के टाइम पर क्या होता है, हमारे कुछ टाइम बाद जैसे गर्मी होती रहती है, फिर समर सॉलिस्टिस के मतलब बाद ही आपका ये बारिश वाला जो पूरा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो ये जो जी है इसे हमने इंडियनाइज कर रखा है कि गैंजेस टाइप ऑफ एनुअल मार्च टेम्परेचर, हॉटेस्ट मंथ कम्स बिफोर सॉलिस्टिस एंड समर रेनी सीजन, ठीक है। तो 21 जून से पहले पहले ही हमारा हॉटेस्ट मंथ कंप्लीट हो जाता है समर सॉलिस्टिस पे। कहीं ना कहीं बिहार वाले रीजन में अगर हम बात करें, या फिर यही पूरा जो बेल्ट होता है इसमें क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है, राइट।
हमारा रेनी सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन अगर उसमें हम बात करेंगे तो इसे हम बोलते हैं CWG। ये पूरा रीजन जो है ब्लू ब्लू, अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग कोपन क्लासिफिकेशन में क्या क्लासिफाई करेंगे, इंडियन वर्जन में CWG। अगर इन टोटल अगर हम कोपन की बात करेंगे तो CW है। तो अब आपको क्वेश्चन को जो है वो केयरफुली पढ़ना है कि वो CWA के टर्म्स में हो रहा है या CWG के टर्म्स में हो रहा है। नेक्स्ट आता है ये आपका जो ये साउथ ईस्टर्न रीजन है। तो अगर आप ये देख रहे होगे, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ट्रॉपिकल सवाना टाइप, AW। तो बिहार का भी जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है ना, यहाँ पर भी इसी टाइप का क्लाइमेट रहता है। ठीक है, साउथ ईस्टर्न पार्ट एज एन आपका बांका, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया। आई नो वो काफी मतलब बिहार वो काफी उससे ऊपर है, बट स्टिल वहाँ पे जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो प्रेसिपिटेशन है वो इसी फॉर्मेट में रहता है। तो शेखपुरा, कुछ पार्ट्स ऑफ भागलपुर, सहरसा, बेगूसराय, यहाँ सब पे, यहाँ पे आपका किस टाइप का क्लाइमेट रहता है, AW, विच मीन्स ट्रॉपिकल सवाना, हॉट रहता है और सीजनली ड्राई, मतलब किसी सीजन में ये ड्राई टाइप का रहेगा। सो AW, दिस इज योर ट्रॉपिकल और सवाना एंड ड्राई विंटर। तो इस तरीके से आप इस कोपन क्लासिफिकेशन को समझ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को फिर केयरफुली रीड करके अगर आंसर करोगे तो आपका कोपन क्लासिफिकेशन कभी गलत नहीं होगा। वो किस टर्म्स में पूछ रहा है, कई बार CWG हो जाता है, कई बार CWA हो जाता है, तो वो काफी कंफ्यूजिंग रहता है। और ये AW वाला तो स्पेसिफिकली याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये शायद आपका ASO के एग्जाम में पूछा गया था और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका, एक्सेप्ट फॉर सम हिल्स ऑफ चंपारण द रिमेनिंग प्लेन एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार इज completely फ्लैट, although they should not have written it as completely flat। ये अगेन इट इज नॉट अ एब्सोल्युटली राइट स्टेटमेंट, बट ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2, the plains of North Bihar are spread over approximately 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। सो अगर आपको बिहार का टोटल बिहार का एरिया पता होगा तो वो 94 समथिंग समथिंग 94,000 स्क्वायर समथिंग समथिंग किलोमीटर्स है। 90,000 सिर्फ नॉर्थ बिहार पॉसिबल ही नहीं है। सो ये स्टेटमेंट तो गया। ठीक है, और फिर आ जाता है आपका, साउथ प्लेन्स ऑफ बिहार आर स्प्रेड ओवर अप्रोक्सीमेटली 10,568 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच आई डोंट थिंक सो कि लॉजिकली सूट कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर 94,000, अगर आपको ये रफ भी पता होता और आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्वेबल है। ऑल्दो मैं कह रही हूँ ये जो पॉइंट नंबर 1 है ना, ये मतलब उतना वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंप्लीटली फ्लैट नहीं बोल सकते। ठीक है, हमारे पास हिल्स है, राजगीर में हिल्स है, वी हैव खड़गपुर हिल्स, हमारा जो साउथ बिहार में जो प्लेटो वाला रीजन है, तो हम कंप्लीटली फ्लैट नहीं बोल सकते। बट फिर भी क्योंकि ऑप्शन नहीं है, सो अब आपका ये 2 तो कंप्लीटली गलत है, तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। अगर हम 3 की बात करें तो भाई नॉर्थ बिहार माना कि बहुत बड़ा है गंगा जी के ऊपर का एरिया, पर इतना भी बड़ा नहीं है कि 94,000 में से साउथ बिहार के पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 स्क्वायर किलोमीटर बचे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गयो। तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ से चले गए, थर्ड वाले पे डाउट था वो भी आपका चला गया, बचा क्या, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार अगर आपको एक फैक्ट पता है तो भी आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो अपने लॉजिक से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पीडमेंट स्वैम सॉइल की अगर हम लोग बात करें। सो इट इज, मैंने बोला था ना इस पे क्वेश्चन आता है, तो 68 बीपीएससी, सॉरी 66 बीपीएससी में ये पूछा गया था कि वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, सुपर इजी, वेस्ट चंपारण। सोमेश्वर रेंज ऑफ बिहार इज, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन वेयर यू हैव टू यूज योर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन यूज करना है, क्योंकि अब आपको सारे जो रेंजेस वगैरह है उनका टाइम पीरियड पता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ओल्डर देन परसनाथ माउंटेन सीरीज, older than Rajmahal mountain series, older than Kharagpur mountain series, younger than all of these। So of course अगर हम परसनाथ की बात करें, राजमहल माउंटेन्स की बात करें जो झारखंड में अब मतलब पड़ते हैं, बट वहां से अगर हम खड़गपुर की बात करें, ये सब कहीं ना कहीं आपके धारवाड़ वाले उससे कनेक्टेड है ना, छोटा नागपुर से कनेक्टेड है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो सब आर्कियन टाइम के हैं, कितने पुराने, और ये ऑफ कोर्स आपके ये अभी बने हैं। सोमेश्वर रेंज जब आपकी फोल्डिंग हो रही थी, सब कॉन्टिनेंट जब इट वाज गेटिंग इनटू द यूरेशिया वाला पार्ट, ठीक है, उसके साथ जब वो कोलाइड कर रहा था तब बना था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, यंगर देन ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे लॉजिकली सॉल्व करने होंगे। Which one of the following parts of the Bihar is geologically older in age relatively?
ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिवली लगा दिया है वर्ड। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास रोहतास प्लेटू ऑप्शन है, खड़गपुर हिल्स है, नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स है, नॉर्थ गंगा प्लेन्स है। सो इन एनी केस ये तो नहीं होगा, नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स ऑफ कोर्स सोमेश्वर रेंज वगैरह नहीं हो सकता है, हमने अभी देखा कि वो काफी यंगर है। नाउ एक कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि रोहतास प्लेटू और विंध्यान वाले में और खड़गपुर हिल्स में, पर अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, हमारा जो ये खड़गपुर हिल्स वाला जो रीजन है, ये आपका मुंगेर वाला जो रीजन है, ये कहीं ना कहीं आपके धारवाड़ और आर्कियन रॉक वाले का ही पार्ट फॉर्म करता है। ठीक है, ये आपके आर्कियन रॉक से ही अपना डेरिवेशन करता है। और हमारा जो धारवाड़ रॉक्स है, ये अभी हमने पढ़ा था, ये द ओल्डेस्ट रॉक्स है। ठीक है, सबसे पुराने हैं। और यहाँ पे रिलेटिवली पूछा है तो कई बार हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं और मोर देन वन ऑफ द अबव मार देंगे। बट यहाँ पर भी हमें दोनों में देखना है कि रोहतास और खड़गपुर में अब कौन सा सबसे ओल्डेस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, खड़गपुर हिल्स। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको वहाँ पे एक्टिव रखना है अपना ब्रेन सेल्स। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सोमेश्वर हिल इज सिचुएटेड, अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेस्ट चंपारण। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द क्लाइमेट सब टाइप। सो इसमें भी कुछ सोचने का नहीं है, पहले ही पता है हमें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड से पास होता है, तो उसके ऊपर का जो एरिया होगा ऑफ कोर्स इट विल गो इनटू द सब ट्रॉपिकल मानसून। तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बस थोड़ा लॉजिकल हो जाना है ज्योग्राफी को लेकर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, मैंने बताया ना एग्रोक्लिमेटिक जोन से भी क्वेश्चन आते हैं। सो विच एग्रोक्लिमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमारे बिहार को हमने चार उसमें डिवाइड कर रखा था, राइट। ये हो गया हमारा कौन सा, नॉर्थ वेस्ट, जो कि हमें पता है इसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स थे। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्ट ही आंसर दे दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, ये शायद डीएसओ के पेपर में आया है। ठीक है, ये होमवर्क इसीलिए ताकि आप ओपन क्लासिफिकेशन को थोड़ा और डिटेल में डाइव डाउन करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। हिंट ये है कि आपको आपके लिए ये वाला मैप जो है वो यूजफुल रहेगा और ये वाला टेबल यूजफुल रहेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो डू योर होमवर्क एंड डू मेंशन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, क्योंकि बिहार के ओपन क्लासिफिकेशन से मुझे लग रहा है वो भी बीपीएससी वाला भी पार्ट आउटडेट हो चुका है, बहुत बार पूछ चुके हैं। तो नाउ दे हैव ट्राइड समथिंग न्यू। सो इसको आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, और इसका कमेंट जो भी आंसर करेंगे अगेन दैट विल बी पिन्ड। सो इसकी पीडीएफ, इस कंप्लीट ज्योग्राफी की पीडीएफ यू विल गेट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा आपको हॉट स्प्रिंग्स हो गए, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह है, सेंचुरीज वगैरह है, उससे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। उस पर एक शॉर्ट वीडियो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगी। बट दिस इज, यहाँ पे आपका जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है इट्स कंप्लीट। सो फ्रॉम दिस योर कंप्लीट ज्योग्राफी हैज बीन कंप्लीटेड। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि अब यहाँ पे बिहार स्पेशल के आपके बैक टू बैक वीडियोस जो है वो हम बम्बार्ड करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।